चैप्टर 281 मेरी जवानी। अनन्या, चलो मेरे साथ हमारी टेबल पर बैठो। रामा देवी ने बिना उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार किए अपनी पोती का हाथ थाम लिया और तीसरी बार आज शिवांश को वहीं खड़ा छोड़ दिया। बाकी दादियां तो उस हैंडसम मैन पर नजरें टिकाए बैठी थीं, सब अपने अपने पोतियों के लिए रिश्ता जोड़ने की चाह रखती। पर रामा देवी को वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो जानती थी इस आदमी के साथ रिश्ता किसी खतरनाक आग से खेलने जैसा होगा। वो अपनी नातिन की खुशी की रखवाली करने वाली थी। कुछ भी हो जाए, अनन्या को किसी मुसीबत में नहीं पड़ने देंगी। नानी, शिवांश कहाँ बैठेगा? अनन्या ने थोड़ा झुककर पूछा जब उसने देखा कि उसके बगल वाली कुर्सी पहले से किसी और के लिए आरक्षित थी। उसे याद आया कि उसने पहले ही नानी को बता दिया था कि शिवांश भी साथ आएगा। फिर उसके लिए सीट क्यों नहीं रखी गई? या फिर नानी को वो पहले से ही पसंद नहीं था उसे? रामा देवी मुस्कुराई। वो कोने वाली टेबल पर बैठ जाएगा, तुमसे जितना दूर हो सके उतना बेहतर, उन्होंने मन ही मन सोचा। चेहरे पर मीठी मुस्कान के साथ उनके पीछे से एक ठंडी सी हवा बह निकली, जैसे गर्मी के बीच अचानक सर्दी उतर आए हो। पर वो समझदार थी, शिवांश कोई मामूली आदमी नहीं था, मल्होत्रा परिवार का वारिस था, और कोई भी उसके साथ बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं रखता था, सिवाय अनन्या के। क्योंकि अनन्या के लिए तो वो अपने सारे नियम तोड़ सकता था, बस वो उसकी बाहों में रहे, उसकी नजरों की पहुंच में रहे। रामा देवी ने उसकी सीट थोड़ी दूर लगवाई थी, मुख्य टेबल से, पर फिर भी इज्जत भरी जगह पर, जहां शहर के बड़े बड़े मेहमान बैठे थे। नानी, अनन्या ने उनकी हथेली दबाई, उनका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए। मेरे पास कौन बैठेगा वो तो तुम खुद ही देख लोगी बिटिया। रामा देवी ने उसकी गाल पर हल्का सा हाथ फेरा और फिर दूसरी महिलाओं के बीच घिर गई। उधर शिवांश अनन्या की कुर्सी के पीछे खड़ा था। उसकी निगाहें जैसे कह रही थी, तुम्हारी नानी को मैं पसंद नहीं हूं। अनन्या ने उसकी ओर देखकर मुस्कान जोर से खींची और उसका हाथ थाम लिया। उसकी हथेलियों का खुरदुरापन और गर्माहट अनन्या के दिल को सुकून दे गई। थोड़ा सा ही तो है, पर नानी जल्द ही तुम्हें अपना लेंगी, नाराज मत हो, उसने धीमे से कहा। शिवांश का अंगूठा उसकी ठुड्डी पर फिसला। वो उसकी चमकती त्वचा को महसूस कर रहा था। उसे रामा देवी का व्यवहार खल गया था, क्योंकि किसी ने भी आज तक उससे इस तरह की बेअदबी करने की हिम्मत नहीं की थी। वो समझ गया था कि अनन्या ने यह हिम्मत अपनी नानी और दादा दोनों से पाई है। उसकी नजरें जब अनन्या के चेहरे पर पड़ी तो झूमर की रोशनी में उसकी आंखें और भी चमक उठी। उसकी त्वचा का उजास जैसे चांदनी से भी कोमल था। वो बस उसे देखता रह गया, बोलना भूल गया। अनन्या ने धीरे से उसकी बाहों में खुद को समेट लिया। उसे मालूम था कि नानी की नजरों में असहमति थी और कई औरतों की आंखों में जलन, पर उसे अब किसी की परवाह नहीं थी। शिवांश का दिल पिघल गया। उसने उसके बालों को सहलाते हुए सिर पर हल्की सी चुंबन रखी और फुसफुसाया, ठीक है मेरी जान। फिर सीधे खड़ा हुआ और उसके बालों से खेलते हुए मुस्कुराया। उसे दुनिया की परवाह नहीं थी, क्योंकि अनन्या के रहते बाकी सब बेमानी था। डिनर शुरू हो चुका था। अनन्या अब अपनी सीट पर बैठ चुकी थी। मन में नानी से कुछ कहना चाहती थी, पर जैसे ही बैठी कुछ औरतें उससे बातें करने लगी, ऐसे कि उसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली। अभी वो कुछ सोच ही रही थी कि पास वाली कुर्सी खींची और एक आदमी वहां बैठ गया। उसने गहरी सांस ली तो ये सच था, नानी सचमुच किसी और से उसका परिचय करवाना चाह रही थी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिस ओब्रॉय, उसने चमकती मुस्कान के साथ कहा। मैं रेन टॉय इंक का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। माँ ने शायद पहले ही बताया होगा। उसके बोलते ही पीछे से किसी की उपस्थिति ने हवा बदल दी। एक ठंडी लहर जैसे पूरे हॉल में फैल गई। निकलो यहां से, शिवांश की भारी आवाज गूंजी। जेब में हाथ डाले वो किसी माफिया डॉन की तरह सामने खड़ा था। उसकी नजरों में वो ऐसा डर था कि वो आदमी बिना कुछ बोले अपनी कुर्सी छोड़ चला गया। रामा देवी ने नापसंदगी से भौहें सिकोड़ ली, पर शिवांश ने चुपचाप अनन्या की कुर्सी को टेबल में धकेला, जैसे कोई इशारा दे रहा हो, मैं उसकी जगह नहीं लूंगा, पर वो सिर्फ मेरी है। फिर वो झुककर अनन्या के गाल पर हल्की सी चुंबन रखकर वापस चला गया। सारा हॉल कुछ पलों के लिए शांत हो गया, जैसे किसी ने हवा रोक दी हो। उसके बगल की सीट उस पूरे डिनर के दौरान खाली रही। बाद में जब सब लोग जा चुके थे, अनन्या ने नानी से एक ही सवाल किया, आपको तो बस उसकी बातें नहीं पसंद, पर असली वजह कुछ और है ना? रामा देवी ने पीछे मुड़कर अपनी नातिन को देखा, वो नजर जो बिल्कुल जोरावर ओब्रॉय जैसी थी। चलो बगीचे में थोड़ी देर टहलते हैं। उनकी आवाज में उम्र की थकान झलक रही थी। अनन्या को अचानक एहसास हुआ कि उसकी नानी अब बूढ़ी हो चुकी है। समय बहुत तेजी से निकल गया था। अनन्या ने पीछे देखा, शिवांश अभी भी दूर से उसे देख रहा था। खाने को हाथ तक नहीं लगाया, हर नजर बस उसी पर टिकी थी। वो जहां भी जाती उसकी निगाहें उसी के पीछे चलती। दोनों धीरे धीरे मिलेनियम पाथ गार्डन की ओर बढ़ी, वो जगह जहां अनन्या बचपन में अक्सर खेला करती थी। चारों ओर गुलाबी और सफेद फूलों से सजे पेड़, हल्की हवा में झरते पंखुड़ियों जैसे सपनों की दुनिया। हर लड़की की नजर में शिवांश जैसा लड़का तो एक सपने जैसा होता है, रामा देवी ने कहा। पर तुम अलग हो।
तुम उसे पाने के लिए नहीं भागती, वो इसी बात पर तुम पर मर मिटा है। फिर उनकी आवाज गंभीर हो गई, पर जब ये खेल खत्म होगा तो क्या होगा अनन्या? जब न पीछा रहेगा न तकरार, क्या तब भी वो वैसे ही रहेगा? उन्होंने खुद ही जवाब दिया, नहीं, वो ऊब जाएगा जैसे हर मर्द होता है। उनकी आंखें अतीत की परछाइयों में खो गईं। मेरी जवानी में भी मैं तेरी जैसी ही थी। तेरे नाना जनरल प्रमोद जिंदल, उन्हें मुझमें अलगपन दिखा था। बाकी औरतें उन्हें रिझाने की कोशिश करती, मैं उन्हें ताने मारती थी। वो मेरे पीछे दीवाने की तरह भागते रहे जब तक उन्होंने मुझे पा नहीं लिया। और फिर बस ऊब और बेवफाई रह गई। उन्होंने गहरी सांस ली। वो मुझे अपने घर में एक ट्रॉफी बनाकर रख गए और खुद दूसरी औरतों की तरफ चले गए। अपनी जगह बचाने के लिए मैंने बच्चों को जन्म दिया, पर प्यार, वो तो बहुत पहले मर गया था। अनन्या की आंखों में नमी थी। वो जानती थी नानी सच कह रही है। उसके नाना आज तक कहीं बाहर किसी और के साथ थे। आज रामा देवी का जन्मदिन था और वो किसी दूसरी औरत के साथ उसे सेलिब्रेट कर रहे थे। वो मुझसे सच में प्यार करता है नानी, अनन्या ने धीमी आवाज में कहा, और मैं भी उससे प्यार करती हूँ। रामा देवी मुस्कुराई, वो मुस्कान जिसमें सच्चाई की कड़वाहट थी। प्यार बड़ा सुंदर शब्द है बिटिया, पर बड़ा छलिया भी। दिल तो बस एक स्विच की तरह है, कभी भी पलट सकता है। आज वो तुझसे प्यार करता है, कल किसी और की चुनौती उसे खींच ले जाएगी। तू उसे अपना मान चुकी है, अब वो तुझे अपनी मल्होत्रा मिसेस की तरह देखेगा। उन्होंने अनन्या का हाथ थामकर कहा, मेरी तरह वही गलती मत दोहराना जिसने मेरी जवानी को बर्बाद किया। मैं नहीं चाहती तू भी वही दर्द सहे। चैप्टर 282 अकेले आना। प्यार समय के साथ फीका पड़ जाता है, रमा देवी ने धीरे से कहा। अनन्या मल्होत्रा ने जवाब दिया, जब लोग एक दूसरे के साथ सहज और आरामदायक हो जाते हैं तो जुनून जल्दी खत्म हो जाता है। 2 महीने से साथ रहने वाले जोड़े 2 दशकों से साथ रहने वालों की तुलना में जल्दी शांति में आ जाते हैं। ये सच्चाई थी। कभी कभी कुछ खुशकिस्मत लोग होते हैं जो आखिरी सांस तक एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। जैसे जोर्व ओब्रॉय और उनकी पत्नी का प्यार। उनकी मौत के बाद भी जोर्व अपनी शादी की अंगूठी पहनते रहे। कम से कम तुम समझ रही हो कि तुम्हारा रिश्ता अभी सिर्फ शुरुआत में है। ये बस पपी लव है। इसके आगे चीजें और कठिन होंगी। रमा देवी ने आह भरी। अनन्या, मैं हमेशा तुम्हारे भले की सोचती रही हूं। उसने प्यार से अनन्या के चेहरे से बाल हटाए। ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो तुम्हें वैसे ही पसंद करे जैसी तुम हो। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम उसे परेशान करती हो या दूसरों से अलग हो। उसे असली तुमसे प्यार होना चाहिए, तुम्हारे दिखावे से नहीं। अनन्या चुप रही। असली वह शिवांश मल्होत्रा ये सब देख रहा था। फिर भी वो उसे गले लगाता रहा। जब अनन्या उसे दूर करती, वो और कसकर पकड़ लेता। उसकी दीवानगी इतनी गहरी थी कि अनन्या जानती थी कि वो कभी किसी और को प्यार नहीं कर पाएगी। उसे यकीन था कि उसके घर के सामने कई खतरे खड़े होंगे इससे पहले कि वो किसी और के साथ रिश्ता बनाने की सोच सके। और कौन कहता है कि बाकी लोग भी थक नहीं जाएंगे जब वे मेरी असली पहचान जान लें? रमा देवी ने हल्की मुस्कान दी। सही कहा, यह भी एक समस्या है। रमा देवी की नजर हटते ही अनन्या पीछे मुड़ी। एक बड़े पुराने पेड़ के पास शिवांश खड़ा था, हाथ छाती पर मोड़े हुए। उनकी नजरें मिली। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आंख मिचोली की और मुस्कुराई। अंत में, मेरी बात याद रखना, ऐसे पावरफुल और खतरनाक पुरुषों से सावधान रहो जिनसे तुम कभी भाग नहीं सकती। अगर छोड़ना चाहती हो तो अभी छोड़ दो और कभी पीछे मत देखना। रमा देवी ने चेतावनी दी। भागना, छोड़ना? अनन्या ने सोचा, ऐसा कुछ उसने कभी नहीं सोचा। एक बार सब समस्याएं हल हो जाएं, तो वो शिवांश के साथ बसना चाहती थी और परिवार शुरू करना चाहती थी। उसका हमेशा से सपना था कि वो बच्चों की मां बने। शिवांश से मिलकर उसका डर खत्म हो गया था। अनन्या केवल सिर हिलाकर सुनती रही। कार के पास, इतनी जल्दी जा रही हो? रात यहाँ रुक जाओ, तुम्हारे कजिन्स यहाँ है, यह उन्हें देखने का अच्छा मौका है। मैं उनसे नहीं मिलना चाहती, अनन्या ने मन ही मन सोचा। मुझे कल काम है, अनन्या ने कहा, कार के पास खड़ी होकर। शिवांश उसके पास खड़ा था। युवाओं का काम ही काम होता है, या फिर मिलन में छुट्टियां या शॉपिंग में डूब जाना। रमा देवी ने हल्के कटाक्ष के साथ कहा। नानी, चिंता मत करो, मैं जल्द ही फिर आ जाऊंगी। मेरा काम कभी भी आपसे अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मुझे परिवार के लिए मेहनत करनी होगी। बच्चों की परवरिश बहुत महंगी है। अगर ऐसा है तो मैं चाहती हूँ कि फोन पर नियमित बात हो और हर महीने एक बार मिलो। और हाँ, अकेले आना। हर बार जब वह आएगी तब तुम मुझे देखोगी, शिवांश ने कहा, जिससे रमा देवी की भौहें चढ़ गईं। अनन्या ने हंसकर उसकी छाती थपथपाई। उसका काम है, जब तुम शामिल हो तब नहीं। शिवांश ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया, उसकी उंगलियों को चूमा और फिर अपनी उंगलियां उसके हाथों में बांध ली। वो उसे थोड़ा पास खींच लाया। रमा देवी ने उसकी ओर घूरते हुए नाक बांध सिकोड़ दी। मल्होत्रा एंटरप्राइज, अगले दिन। बॉस, आपका कोड काम कर गया। सिक्योरिटी पार कर ली। उसकी सारी जानकारी सर्फेस से परे अब हमारे पास है, राजत ने शिवांश को रिपोर्ट दी।
शिवांश ने ध्यान से रिपोर्ट पढ़ी। कागज के किनारे सिकुड़ गए थे, क्योंकि उसने उसे इतनी मजबूती से पकड़ा था। अनन्या की सिक्योरिटी तुरंत कड़ी करो। अगर वो कहीं जाने की कोशिश करे तो 10 माइल रेडियस में हर चीज की मॉनिटरिंग करो, शिवांश ने आदेश दिया। जी मास्टर, राजत ने टैबलेट पर टाइप किया। 5 मिनट से भी कम समय में सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई। शिवांश जानता था कि अनन्या वो महिला है जो अपनी स्वतंत्रता के लिए स्टबन है, इसलिए उसने सुनिश्चित किया कि सुरक्षाकर्मी छिपे रहें और केवल आवश्यकता पड़ने पर ही सामने आए। समर्थ सिंह मेरे दादाजी से सबूत के साथ मिलना चाहेंगे, सुनिश्चित करो कि वो कभी ना मिले। जी सर, राजत ने फिर से टैबलेट पर टाइप किया। और रिया की समस्या के बारे में हमने एक बैंक अकाउंट पाया, उसमें बड़ी रकम अलग अलग खातों में भेजी गई थी, शायद सभी संबंधित लोगों को पेमेंट के लिए, लेकिन अभी तक खाते के मालिक का पता नहीं चला। तुम्हारे पास 1 हफ्ता है, शिवांश ने जवाब दिया और काम शुरू कर दिया। नॉक नॉक नॉक। राजत ने दरवाजा देखा। यह अजीब था, बहुत कम लोग उसकी ड्यूटी में आते थे। शिवांश ने बटन दबाया। लीना राठी, नई सेक्रेटरी, काले ब्लेजर, सफेद टॉप और काले पंथ में आए। राजत थोड़े आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब नई सेक्रेटरी का इंट्रोडक्शन समय पर है। लीना को ऑफिस में दिखाओ, शिवांश ने आदेश दिया, बिना कागजों से नजर हटाए। चैप्टर 283 उम्मीदवार, मुझे एलन बेच दो, जोरवर ओब्रॉय ने घोषणा की। वो अभी अपने ऑफिस में थे और अनन्या ओब्रॉय उनके सामने बैठी थी। उन्होंने सुबह सुबह उसे बुलाया था, और आश्चर्य की बात यह थी कि वो सच में आई थी। उन्होंने सोचा था कि वो समय की शिकायत करेगी, लेकिन वो यहाँ थी, शांत और गंभीर मुद्रा में उनके सामने। क्यों? अनन्या ने हल्के अंदाज में पूछा। लेकिन अंततः वो कभी भी झुकने वाली नहीं थी। इसकी कीमत तेजी से बढ़ रही है, जल्द ही इसकी वैल्यू आसमान छू लेगी। थोड़ा डिस्काउंट तो अच्छा रहेगा। आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं इसे बेच दूंगी, अनन्या ने मजाकिया अंदाज में कहा और मानव द्वारा दी गई कॉफी को टेबल पर रखा। मानव अनन्या के दादाजी के लिए कॉफी में माहिर था, लेकिन उसे अनन्या की पसंद का पता नहीं था। हालांकि अनन्या को परवाह नहीं थी, उसका स्वाद मौसम के हिसाब से बदलता रहता था। जब तुम्हारे बैंक अकाउंट में शून्यों की संख्या काफी है, तो किसी कंपनी की चिंता करने की जरूरत नहीं। जोरवार ओब्रॉय ने उसे देखा और उसका हंसता हुआ चेहरा देखा। पैसे की कोई सीमा नहीं होती, अनन्या ने सिर थोड़ा झुकाकर पूछा। तो आपका ऑफर क्या है? 10 अरब, इतना कम? अनन्या ने तंज कसा, जिससे जोरवार का भौं उठ गया। तो इसे क्या बढ़ाएगा? मल्होत्रा एंटरप्राइज के साथ जो प्रस्ताव मैंने साइन किए हैं, और हाल ही में जो प्रस्ताव साइन किए हैं, उनकी गणना के अनुसार हमारी नेटवर्थ बढ़ती है। कई निवेशक और स्टॉक खरीदार सामने आए हैं। हमने कुछ हिस्सों की बिक्री भी की है, अनन्या ने आराम से बताया। 1 हफ्ते में, अपनी नानी के जन्मदिन से पहले, उसने अकेले ही कंपनी का मूल्य बढ़ा दिया। उसने सोचा कि अगर वो पूरी तरह एलन कॉर्पोरेशन को समर्पित हो जाए, जैसे उसने कपूर कॉर्पोरेशन को संभाला था, तो इतिहास रचा जा सकता है। 15 अरब फिर? एचएम, अनन्या ने अपनी थोड़ी पर उंगली रखकर संख्या पर विचार किया और फिर सिर हिलाया। 20 अरब, यह मेरा अंतिम ऑफर है, जोरवार ओब्रॉय ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने देखा कि अनन्या की आंखें संख्या सुनकर चमक उठी। वो मानव की ओर मुड़ा। वायर ट्रांसफर के लिए पेपरवर्क तैयार करो, अनन्या ने मुस्कुराते हुए देखा कि मानव चेकबुक निकाल रहा था। वो अचानक उन दिनों को याद कर बैठी जब शिवांश मल्होत्रा का बेतुका दिमाग सोचता था कि वो उसे अपने पैसे के लिए काम करने के लिए मना लेगा। अजीब दिन थे, वो सोच रही थी कि क्या वो अब भी अपनी जेब में खाली चेक रखता होगा। अब दादाजी, किसने कहा कि मैं एलन बेचने को तैयार हूं? अनन्या ने हंसते हुए कहा और जोरवार ओब्रॉय ने उसे कटु दृष्टि से देखा। तुमने मेरा समय बर्बाद कर दिया। हाँ, लेकिन मुझे इसका फायदा भी मिला। अब मुझे पता चल गया कि जब बाकी लोग यही विचार पेश करेंगे तो मैं कहां से शुरुआत करूं। लेकिन हाँ, मैं एलन को बहुत लंबे समय तक नहीं बेचूंगी, अनन्या ने शरारती हंसी के साथ कहा और अपनी थोड़ी हाथ पर रखकर खिड़की की ओर देखा। इतने सारे गगनचुंबी इमारतें, और उन इमारतों में जल्द ही उसकी बड़ी हिस्सेदारी होगी। क्या तुम अपनी खुद की विरासत शुरू करने का विचार कर रही हो? जोरवार ओब्रॉय ने उसकी आंखों में उत्सुकता देखते हुए पूछा। हाँ, अनन्या के होठों पर मुस्कान चमकी। भविष्य में अपने बच्चों को देने वाली अपनी विरासत की कल्पना ही उसका सपना थी। वो अपनी कंपनी और पैसे के मालिक बनना चाहती थी, न कि सिर्फ किसी विरासत को अपनाना। और ओब्रॉय कॉर्पोरेशन का क्या? जोरवार ओब्रॉय ने ध्यान से उसे देखा। वो नहीं जानता था कि वो उसे किस चीज की तलाश में देख रहा था, लेकिन उसे संतोष का अनुभव हुआ। आखिरकार उसने उसे सब कुछ सिखाने में सालों बिताए थे। एलन मार्केट में इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि सभी बिजनेस दुनिया की नजरें उस पर टिक गई थी। जल्द ही वो कॉम्पिटिशन की दुनिया में प्रवेश करेगी और विनर बनकर उभरेगी। जोरवार ओब्रॉय ने सोचा कि वो उतनी ही निर्दयी होगी जितनी वो खुद कभी था। पुराने दिनों में जोरवार ओब्रॉय अपने प्रतिस्पर्धियों के प्रति बहुत क्रूर था। हर एक को वो नीचे गिरा देता था। वो जानता था कि किस तरह से हर कंपनी को जमीन पर गिराना है और खुद के लिए ऊंचाई हासिल करनी है। अनन्या की शांत निगाहें राघव राव की ओर गईं।
जो सोफे पर बैठे हुए कागजों में व्यस्त थे। फिर उसकी नजर मानव पर पड़ी, जो जोरवार ओबरॉय के पास खड़ा था, जैसे एक आज्ञाकारी सैनिक। दादाजी, मेरे अलावा और भी कई उम्मीदवार हैं। तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने निस्वार्थ हो जाओगी। जब तुम छोटी थी तो कहती थी कि मैं उसी कुर्सी पर बैठना चाहती हूं जो मैं हमेशा पर बैठता था। अब तुम्हारा मन क्यों बदल गया? ये सिर्फ बचपन की इच्छा थी, अनन्या ने आसानी से झूठ बोल दिया। सच तो ये था कि वो पारिवारिक झगड़ों में उलझना नहीं चाहती थी। वह थक चुकी थी और उसने देखा था कि विरासत के मामले कितने कठिन हो सकते हैं। क्या तुम शुरुआत की रेखा पर ही हार मान रही हो? ये बहुत डरपोक कदम है, अगर आप चाहते हैं कि मैं सीईओ बनूं। बस कह दीजिए, अनन्या ने हंसते हुए कहा। अन्नू यहाँ रहने के लिए आए हैं, चाहे उन्हें पसंद आए या ना आए। और दादाजी, क्या आप सोचते हैं कि मुझे इतनी आसानी से हराया जा सकता है? मैं हर चुनौती का स्वागत करती हूँ। हर वार का मैं 10 गुना उत्तर दूंगी। उसने एक शैतानी, मीठी और डरावनी मुस्कान दिखाए। उसकी सुनहरी आंखों में घुमावदार ज्वार की तरह चमक थी, जो सब कुछ अपने में खींच रही थी। चैप्टर 284 ऑडेशियस एंड सिंफुल जोरवर ओबरॉय चाह रहे थे कि वह मान ले कि उन्हें अनन्या के उनकी कंपनी के उत्तराधिकारी न बनने की इच्छा से निराशा हुई थी। लेकिन ऐसा सोचना उनके लिए आसान नहीं था। अपनी स्टबर्ननेस के कारण वो इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन अनन्या की अकम्प्लिशमेंट्स पर उन्हें गर्व था। खुद से एक कंपनी स्टार्ट करना आसान नहीं था और उसे मैनेज करना और भी मुश्किल काम था। वो खुश थे कि अब तक उसे किसी बड़े बैकलैश या स्कैंडल का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन साहिल खुराना शहर में घूम रहा था, इसलिए वो जानते थे कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम जरूर आएगी। उन्होंने बिना कोई डाउट उसे ट्रैक करने के लिए अपने लोग भेजे थे। जोरवार ओबरॉय के भेजे गए लोग अनन्या की लाइफ के अपडेट्स भेजते रहते थे। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वो शिवांश के साथ रहती है, जिसके लिए उन्हें उस महीने की सैलरी में स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिली थी। फिर भी जोरवार अभी भी अपने लोगों पर भरोसा रखते थे। जोरवार की नजर अपनी लिटिल ग्रैंडडॉटर अनन्या पर पड़ी, जो फोन में व्यस्त थी। उसके होठों पर हल्की स्माइल थी। जोरवार की नजर उस ब्लैक एंड आउट स्क्रीन पर टिकी, जो उसकी प्रिवेसी प्रोटेक्टर से ढकी हुई थी। उसे खुश देखकर वो केवल यही सोच सकते थे कि यह निश्चित रूप से शिवांश था। HMPH, वो बच्चा कितनी जरूरतमंद और प्यार में डूबा हुआ था। मुझे लगता है तुम कल अपनी नानी के घर गई थी, जोरवर ने लैपटॉप खोलते हुए कैजुअली कहा। हाँ, मैं शिवांश को भी साथ ले गई थी। अनन्या ने फोन से नजर उठाई और महसूस किया कि कॉन्वर्सेशन के दौरान इतना ध्यान देना इम्पोलाइट था। उसने फोन रख दिया और पूरी तरह दादाजी पर ध्यान दिया। शिवांश इंतजार कर सकता था, बिना डाउट। वो सुपरस्टिशन वाली महिलाओं से पसंद नहीं आए। वो अपने जजमेंट के लिए किस आधार का इस्तेमाल करती है? पाम रीडिंग। अनन्या ने जवाब पूरा किया। जोरवार ओबरॉय ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, इतनी बोगस चीज। उसे फ्यूचर जानने के लिए 8 कैरेक्टर्स ऑफ डेस्टिनी ज्यादा मैटर करते। अनन्या मुस्कुराने से खुद को रोक रही थी। ऐसा लग रहा था कि दादाजी नहीं जानते कि शिवांश की 8 कैरेक्टर्स कितनी अच्छी है। तो क्या मैं अस्यूम कर लूं कि आप शिवांश को फेवरेबल पर्सन मानते हैं? मैंने ऐसा कोई ऑडेशियस और सिंफुल शब्द कब कहा? जोरवर ने सरप्राइज होकर कहा। वो उसके सडन वर्ड से शॉक थे। उसे लगा कि शायद उसे साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। शिवांश फेवरेबल पर्सन? हाँ, अगर ऐसा सच होता तो कल समम में स्नोस्टॉर्म होती। वेल, शिवांश की 8 कैरेक्टर्स। HMPH, मैंने 8 कैरेक्टर्स कहा? तुमने मिसहर्ड किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज इफेक्टिव इन रीडिंग अ पर्सन्स फ्यूचर। इनफ ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, जोरवर ने बिटर होकर कहा। वो रियलाइज कर रहे थे कि एक मोमेंट के लिए वो सच में खुश थे कि वो डिफिकल्ट और ओवरबेयरिंग शिवांश उनके लाइफ में था। डीप डाउन जोरवार ओबरॉय वास्तव में खुश थे कि कंट्री के सभी एलीट्स में से अनन्या ने शिवांश को चूज किया। शिवांश बहुत डोमिनियरिंग और एरोगेंट था, लेकिन अंत में उसका लव अनन्या के लिए सब पर हैवी पड़ा। उसके हाथों में वो कंप्लीटली सेफ, लव्ड और चेरिश्ड थी। जोरवार को पता था कि अनन्या की पूरी केयर होगी और ये लॉन्ग टाइम तक रहेगा। वो सिर्फ यही होप कर रहे थे कि जब ट्रूथ ओमकार मल्होत्रा को पता चले तो कोई भी लविंग कपल के बीच नहीं आए। लेकिन ये रियलिस्टिक नहीं था। अनन्या ने अपने दादाजी की स्टबर्ननेस देखकर साई की। वो सोच रही थी कि क्या वो सच में शिवांश को डिसलाइक करते हैं या बस लोगों को डिसलाइक करते हैं। नेक्स्ट डे एल्डर महेश मेहरा आराम से अपने लंच और टी का आनंद ले रहे थे गार्डन के सामने। हल्की ब्रीज के साथ मिट्टी और मिंट यूकलिप्टस की रिलैक्सिंग स्मेल वातावरण में थी। सन तेज नहीं था और कोई फिशेस की ओकेजनल प्लॉप और क्रिकेट्स की बज हार्मनी में थी। उन्होंने फ्रेशली ब्रूड टी सीप की और सैटिस्फाइड साई छोड़ी। सच अ गुड डे इट वॉज। थर्ड नॉक नॉक। एल्डर महेश मेहरा की भौं ट्विच हुई। व्हाट इज इट? उन्होंने गुस्से में कप टेबल पर पटक दिया। टी की ड्रॉप्स उनके ग्रीन सिल्वर चैंगशैन पर गिर गई। आर यू डाफ्ट? उन्होंने चिल्लाया और खड़े हुए। हॉलवे में देखा कि सीन हो रहा था। डेड गार्ड्स एवरीवेयर। एल्डर महेश मेहरा ने रियलाइज किया कि यह वही इन्वेस्टिगेटर था जिसे उन्होंने अनन्या और शिवांश को ट्रैक करने के लिए भेजा था। सवाल यह था कि उसने कितना देखा? मास्टर, मास्टर।
डेड सोल्जर्स, ओ माई गॉड, एक सर्वेंट ने चिल्लाया जब उसने और ग्रूसम सोल्जर्स हॉलवे में देखे। सर्वेंट से कहो क्लीन अप दिस मेस। एल्डर महेश मेहरा ने ऑर्डर दिया। फेच द ड्राइवर और इन्फॉर्म हिम कि हम एल्डर मल्होत्रा के घर जा रहे हैं। सर्वेंट्स ने काम शुरू किया। एल्डर महेश ने हॉलवे में स्टेप रखा और देखा कि अलग अलग फुटप्रिंट्स थे। हर गार्ड ने सेम टाइप के शूज पहने थे। इसका मतलब था कि मल्टीपल असैसिन्स थे, लेकिन कुछ स्ट्रेंज था। ब्लड फुटप्रिंट्स में से एक काफी डार्क था। क्या वहां 2 से ज्यादा लोग थे? चैप्टर 285 का रीराइट। एक आदमी प्लेन नेवी और ग्रे रंग के सूट पहनकर ओपन कॉरिडोर से चल रहा था। छोटे वुडन पिलर्स ने अच्छे से क्राफ्टेड रूफ को सपोर्ट किया था। वो हवा की तरह तेज और साइलेंट था, लेकिन किसी को नजर नहीं आया। उसने धीरे से स्क्रीन डोर खोला। बो करके सम्मानपूर्वक बोला, ऑनरेबल गेस्ट, मास्टर ओमकार मल्होत्रा अब मिलने के लिए रेडी है। एल्डर दिग्पाल मेहरा अपनी बैम्बू मैट्स पर बैठी स्थिति से उठे। वो रह ही वेटिंग रूम आते थे, क्योंकि ओमकार मल्होत्रा यूजुअली इतना बिजी नहीं रहते थे। शायद क्योंकि उन्होंने अपने ज्यादातर काम शिवांश मल्होत्रा को दे दिए थे। दिग्पाल मेहरा ने देखा कि कॉरिडोर के कोने में एक टॉल और मस्कुलर आदमी फॉरेस्ट ग्रीन कपड़ों में खड़ा था। जब दिग्पाल ने उसकी तरफ देखा, वो आदमी अचानक गायब हो गया। हेड बटलर ने दिग्पाल की क्यूरियस नजरें देखी। उसने अपने कदम तेज किए और डॉवे के पास रुककर 3 सेकंड वेट किया। फिर नॉक किया। कम इन, ओमकार मल्होत्रा की ग्रफ आवाज आई। वो अपने प्राइवेट स्टडी में था। हाथ में थिक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट था, जिसकी सिग्नेचर गायब थी। दिग्पाल मेहरा ने देखा कि ओमकार मल्होत्रा ने कॉन्ट्रैक्ट को लॉक्ड ड्रॉअर में डाल दिया। उन्होंने प्रिटेंड किया कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। गुड मॉर्निंग मास्टर ओमकार, उन्होंने रिस्पेक्टफुली कहा, फिस्ट्स को कप्ट करके लो बो किया। सच अ हॉट ब्लेजिंग डे में कुछ भी अच्छा नहीं है, ओमकार मल्होत्रा ने अपनी गार्डन की तरफ देखते हुए कहा। हाँ शायद, दिग्पाल मटर्ड करते हुए अंदर गए। उन्होंने वेट किया जब तक हेड बटलर हॉलवे से चला गया। तभी उन्होंने अपनी डिस्प्लेजर व्यक्त की। आज यहाँ क्या पर्पस है? आपके ग्रैंडसन? नहीं, मैं कह रहा हूँ यंग मास्टर शिवांश मल्होत्रा ने अपने लोग भेजे मेरे हाउस में मेरे सोल्जर्स को मारने और अहम किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति को मेरे टी रूम के सामने फेंकने के लिए। एल्डर दिग्पाल मेहरा गुस्से में बोले। ओमकार मल्होत्रा ने उनकी बात सुनी और मुस्कुराए। समवन इंपॉर्टेंट? मतलब आपके डिटेक्टिव? उन्होंने आंखें नैरो की। हाँ, मेरा डिटेक्टिव। मैं हमेशा उसका यूज करता रहा हूं कंपेटिटर्स और एनिमीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, दिग्पाल ने कहा। ओमकार मल्होत्रा ने कोल्डली कहा। आई डिडंट थिंक यू कंसिडर्ड अस इन दैट कैटेगरी। दिग्पाल का चेहरा लाल हो गया। नहीं, मेरा मतलब हाँ था। मैंने उसे शिवांश पर नजर रखने के लिए नहीं भेजा था, सिर्फ अनन्या पर ध्यान रखने के लिए। मैं देखना चाहता था कि उसके इंटेंशन सही हैं या नहीं, ओमकार मल्होत्रा ने थॉटफुल एक्सप्रेशन के साथ कहा। आई सजेस्ट आप अपनी ग्रैंडडॉटर के इंटेंशंस को ही सोचें। वास्तव में ओमकार मल्होत्रा खुश थे कि अनन्या ओब्रॉय, जोरवर ओब्रॉय की ग्रैंडडॉटर, शिवांश के लिए अच्छी और रिलायबल कैंडिडेट थी। दिग्पाल ने सोचा कि उनकी ग्रैंडडॉटर एक गोल्ड डिगर हो सकती है। ओमकार मल्होत्रा ने स्लाइट स्माइल दिया। शिवांश का कंट्रोल ओवर हर अच्छे से दिखाई दे रहा है। ये फोटोज मेरे क्लोज फ्रेंड्स ने बर्थडे पार्टी में दी है। दिग्पाल ने फोटोज दिखाए जिसमें शिवांश ने वाइस प्रेसिडेंट को इंटिमिडेट किया। कपल के किसेस और कपल की क्लोजनेस दिखाई गई। ओमकार मल्होत्रा ने फोटोज को केयरफुली देखा। बस यही? उन्होंने स्कॉफ किया। यू हैड अ वीक और यह सब मिला? सर, ये तो शुरुआत है, मैं अभी और खोज रहा हूं, दिग्पाल ने नर्वसली कहा। ओमकार मल्होत्रा ने अपनी अपर लिप कर्ल की। वीक और स्टूपिड हो गए हो, अगली बार ऐसे फ्लिम्जी एविडेंस मत लाना। दिग्पाल ने माथा पकड़ा और मुंह बंद किया। मैंने सुना रिया सेल्फ डिफेंस सीख रही है ताकि इतिहास रिपीट ना हो, दिग्पाल ने बोलना शुरू किया। ओमकार मल्होत्रा ने अपने एक्सपेंसिव गार्डन की तरफ देखा। यस, मेरी ग्रैंडडॉटर लेसन्स ले रही है अपनी फ्रेम इंप्रूव करने के लिए। दिग्पाल ने अपॉर्चुनिटी देखकर पूछा, कौन इंस्ट्रक्टर है? मैं अरेंज कर सकता हूं कि बेस्ट इंस्ट्रक्टर मिले, ओमकार मल्होत्रा ने जवाब दिया। शी इज बीइंग ट्रेन्ड बाय द हेड इंस्ट्रक्टर ऑफ द राठौड़ फैमिली। आपने सुना होगा। दिग्पाल का स्माइल ड्रॉप हो गया। राठौड़ फैमिली मेहरा फैमिली के राइवल्स थे। ओमकार मल्होत्रा ने दिखा दिया कि उनकी ट्रस्ट फेड हो रही है। मास्टर ओमकार, रिया हमारे साथ ट्रेन करे, दिग्पाल ने कोशिश की। लीव, ओमकार मल्होत्रा ने पीछे मुड़कर गार्डन देखा। दिग्पाल ने टीथ ग्राइंड किया, फिस्ट कप्ट किए और बाउड। आई विल बी एक्सक्यूजिंग माई सेल्फ नाउ। मास्टर ओमकार, ओमकार मल्होत्रा ने अचानक कहा। दिग्पाल, अगर तुम फिर से मेरे फैमिली पर स्पाई करोगे, मैं एश्योर करूंगा कि तुम्हें अपने बच्चों की मोट आंखों के सामने हो। दिग्पाल की बॉडी में ठंडक दौड़ गई। वाई यस मास्टर, ओमकार मल्होत्रा ने एक्सप्रेशन चेंज किया। ये सिंपल थ्रेट था, लेकिन दिग्पाल ने तुरंत मान लिया। अब ओमकार मल्होत्रा कंफर्म थे कि यह आदमी सच में उनके परिवार पर स्पाई कर रहा था। चैप्टर 286 चालबाजी जैसे ही न्यू इतनी तेजी से फैल गए, अनन्या को लगा कि अब बैंक्वेट करने की जरूरत ही नहीं। कई मैगजीन के फर्स्ट पेज पर सिर्फ उसके नाम और उसकी कामयाबी की बातें छपी थी।
एलन की सीईओ अनन्या ओब्रॉय, हिडन सीईओ ऑफ एलन अनन्या ओब्रॉय, डिस्कवर्ड सोशलाइट टर्न सीईओ अनन्या ओब्रॉय। अनन्या मुस्कुराई। ये हेडलाइंस बिल्कुल पॉजिटिव थी। किसी ने भी उसके पस्त के बारे में या कबीर कपूर के साथ उसके संबंध की कोई बात नहीं की। उसे पता था कि यह सब यांग फंग की छाया में हुआ है। वो अपने न्यूली रेनोवेटेड ऑफिस में बड़े और आरामदायक लेदर चेयर पर बैठी थी। धीरे धीरे स्विवल करते हुए उसने मैगजीन खोलकर हेडलाइंस पढ़ी। उसके चेहरे पर एंटरटेन्ड स्माइल थी। ये सभी जर्नलिज्म कंपनीज शायद शिवांश से डर रही थी, और सही भी था। फोन लगातार बजिंग कर रहा था। सुबह से ही मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस। शेमलेस रिलेटिव्स आज ही दिखे थे, जो हमेशा क्रिटिक करते थे। अब वही लोग उसके पास झुक रहे थे। अनन्या ने सोचा, ये सब अब मेरे सामने क्रॉलिंग कर रहे हैं, जैसे मेरी शूज बिल्कुल नई हो। उसकी नजरें ऑफिस के चारों तरफ घूमी। साहिल खुराना का ऑफिस अब ऋतिक के पास था। ऋतिक ने पूरी जगह रीडेकोरेट कर दी थी। साहिल की सारी चीजें हटाई थी और जगह बढ़ा दी थी। अनन्या ने सोचा कि सेक्रेटरी के लिए नए लोगों के इंटरव्यू स्टार्ट करना चाहिए। लारा, साहिल की पुरानी सेक्रेटरी, कुछ समय से गायब थी। टेक्स्ट और ईमेल किए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कौन जानता है, वो साहिल की स्कीम्स में शामिल हो सकती है, उसने खुद से कहा। इतना सोचते हुए उसने पेपरवर्क उठाया। बॉर्डम से उसकी नाक सिकुड़ गई। पहला पैकेट उठाया और पेन पकड़ लिया। शेड्यूल भी पूरी तरह जैम पैक्ड था। ऋतिक द्वारा सेट मीटिंग्स। सूरज ढल गया और चांद ने अपनी चांदनी बिखेरी, जैकेट पहनकर और पर्स उठाकर। अनन्या ऋतिक के ऑफिस की ओर चली गई। दरवाजा बिना नॉक किए खोला। ऋतिक कंप्यूटर पर इतना कॉन्सेंट्रेटेड था कि उसने दरवाजे की आवाज भी महसूस नहीं की। उसकी भौहें चढ़ी हुई थी। माथे पर लाइंस और उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी। अनन्या दरवाजे पर खड़ी रही और वर्कहोलिक ऋतिक को देखा। क्लॉक में शाम के 7 बजे थे। गला सूख गया और उसने फोन देखा। सुबह से डू नॉट डिस्टर्ब मोड में था। मिस्ड कॉल्स देखकर उसने सोचा, ओहो, यांग फंग, अब घर चलना चाहिए। ऑलमोस्ट एवरीवन हैज लेफ्ट द ऑफिस, अनन्या ने कहा और फोन पर्स में रखा। ऋतिक ने सिर उठाया। शोल्डर्स थोड़ा जंप हुए। वो नहीं सोच रहा था कि अनन्या इतनी देर रात ऑफिस में आएगी। मैं अभी मैनेजमेंट रिपोर्ट्स फिनिश कर रहा था, उसने जवाब दिया। अनन्या उसके डेस्क के पास गई और एक पेपर उठाया। आज का पेपरवर्क नहीं किया? नहीं, आज और कल के लिए कर चुका हूं। ये परसों के लिए है, ऋतिक ने कहा। अनन्या ब्लिंक कर गई। इतना हार्ड वर्किंग क्यों? उसने कहा और कोट हैंगे की ओर बढ़ी। डोंट आंसर दैट, उसने कहा, ग्रे ट्रेंच कोट और ब्रीफकेस उठाते हुए। तुम यूजुअली ऑफिस कब छोड़ते हो? अनन्या ने पूछा, ब्रीफकेस उसके पास रखते हुए। ऋतिक ऑकवर्ड था, लेकिन कोट पहनकर बटन किया। एवरेज रात के 9 बजे। ब्रीफकेस उठाकर उसने पेपरवर्क बैग में रखा। अनन्या को सरप्राइज हुआ। अगर गर्लफ्रेंड हो तो लोनली फील नहीं करेगी, उसने कहा, पेपर्स बैग में डालते हुए। यू कैन डू दीज टुमारो। स्टॉप बीइंग ओवर अचीवर। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ऋतिक कर्टली रिप्लाइड, डोर खोलते हुए। ओह, इज दैट सो? अनन्या मुस्कुराई। क्या तुम्हारी नजर किसी पर है? ऋतिक नियरली ट्रिप हो गया। मैं साइडमन नहीं बनना चाहता। अनन्या ठहरी और बर्स्ट ऑफ लाफ्टर हुई। मैं तुम्हें कॉट नहीं कर रही। बिसाइड्स, तुम मेरे टाइप नहीं हो। उसने चकल किया और एलिवेटर बटन प्रेस किया। ओह, ऋतिक ब्लश हुआ। एलिवेटर में अनन्या क्वाइटली सोच रही थी, दो क्वाइट लोग, कॉन्वर्सेशन होगी या नहीं? ऋतिक ने कुछ नहीं कहा। वो शायद उसका स्कीमिंग स्माइल देख रहा था और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अध्याय 287। ठंडी डिनर। अनन्या घर पहुंची। उसके पेट ने जैसे धमाका कर दिया जब उसने हवा में डिलिशियस खाना पकने की खुशबू महसूस की। उसने गहरी सांस ली और सीधे डाइनिंग रूम में चली गई। वहां कई तरह के प्लेट सजाए हुए थे। उसने चुपके से खाना उठाया और जैसे ही एक टुकड़ा मुंह में डाला, एक ठंडी आवाज ने उसे झकझोर दिया। तुम लेट हो। अनन्या घूमी और सामने खड़ा पाया शिवांश, उसकी आग भरी आंखों और पतले होठों वाला। उसका फ्लॉलेस प्रोफाइल जैसे कोई आर्टवर्क अब नाराज एक्सप्रेशन में बदल गया था। खाने में से एक टुकड़ा देखकर उसने तंज भरी आवाज में पूछा, खाना कैसा है? ओह, डिलिशियस, अनन्या ने जवाब दिया। ठंडा है, उसने काटा, जैसे कोई गुस्सैल घरवाली। अनन्या ब्लिंक की। उसने देखा खाना गर्म लग रहा था। उसने चबाया और निगला। मेरे लिए तो बिल्कुल ठीक है, उसने कहा, ये समझ न पाते हुए कि वो इतना गुस्सा क्यों है। मैंने रसोई में दिन रात मेहनत की और तुम लेट आ जाती हो। मेरी मेहनत को वेस्ट कर रही हो। अनन्या थोड़ी कंफ्यूज हुई। क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो हस्बैंड हो जो बिना बताए देर से घर आया और वो हाउसवाइफ की तरह खड़ी है। मुझे माफ कर दो, उसने धीरे से कहा, कोट उतारते हुए और उसके पास खड़ी हो गई। शिवांश की इसी नजरें और भी ठंडी हो गई। मैंने तुम्हारा टेक्स्ट अभी देखा। मेरे रिलेटिव्स फोन भर रहे थे, इसलिए साइलेंट मोड में रखा था। उसने हाथ उसके कमर पर रखकर लूज ग्रिन दिया। इतना मिस किया क्या मुझे, वाइफी? उसने टीज किया। उसकी नाक पिंच करने लगी, पर उसने उसके फिंगर्स रफ पकड़ लिए।
वाइफी, अनन्या की आवाज में आश्चर्य मिक्स टीज था। हाँ, तुम वैसे ही बिहेव करती हो, उसने हाथ पकड़ते हुए कहा। दर्द हो रहा है, शिवांश ने बिना सोचे हाथ छोड़ा। शायद तुम्हें कोल्ड फूड आइस पैक की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, उसने थोड़ा तंज भरा। अनन्या ने आंखें घुमाई। ड्रामा क्वीन, तो मैं कैसे मनाऊं तुम्हें, उसने कहा और खाना देखने के लिए मुड़ी। तभी अचानक उसका हाथ उसकी कमर में लपेट लिया गया और उसे अपने सीने से लगा लिया। शिवांश ने सिर उसके कंधे और गले के बीच दबाया, दूसरा हाथ उसके शोल्डर्स के चारों ओर लपेट लिया। अनन्या ने सोचा, क्या मैन पीरियड्स होते हैं? मूड इतनी तेजी से बदलना। 1 मिनट गुस्सा, अगले ही मिनट कडल की डिमांड। उसने अपनी शिकायत अंदर ही रखी और चुपचाप खड़ी रही। अगली बार जल्दी आना, उसने उसकी स्किन पर धीरे से किस करते हुए कहा और सिर उसके पास घुमाया। उसका प्रेजेंस शिवांश को हमेशा काम करता। उसकी खुशबू उसकी कामिंग पिल थी। केवल जब अनन्या उसकी बाहों में थी तब उसे रीअश्योरेंस मिलती। वो कभी स्किनशिप में इतना इन्वॉल्व नहीं था, पर अनन्या के साथ सब अलग था। परफेक्ट, हर तरह से। तुम घर में रियली सेट टाइम पर आते हो। अगर बताओ तो मैं उससे पहले आ जाऊंगी, अनन्या ने कहा। हाथ उसके कमर में रैप्ड हैंड पर रखा। शिवांश ने उसे फिंगर्स इंट्वाइन किया। शिवांश ने सोचकर सूटेबल समय कहा। अनन्या सुबह जल्दी काम करती थी, अब शेड्यूल भी उसके जैसा था। 6, सिर्फ 6? तुम्हारी वर्कहोलिक बिहेवियर इसे मैनेज कर पाएगी? उसने हंसते हुए देखा और फूड की तरफ देखा। यदि अभी नहीं खाए तो सच में कोल्ड हो जाएगा। पेट ने लाउड ग्राउल किया। फेस ब्लश से लाल हो गया। PFT, शिवांश ने उसकी स्किन पर हंसते हुए कहा। चेस्ट उसके पीछे रंबलिंग कर रहा था। अनन्या का पेट फ्लटेड। वार्म और थ्रोटी लाफ्टर सुनकर उसने डिसाइड किया यह उसकी फेवरेट सिम्फनी होगी। मेरा भूख फनी नहीं है, उसने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, शिवांश ने ग्रीन करते हुए कहा। आर्म्स अभी भी उसके चारों ओर लिपटे हुए उन्होंने दोनों को टेबल की तरफ वॉडल किया। अनन्या ने सार्कास्टिकली कहा, हाँ, और मैं बीवर हूं। हाथ लाइटली पैट किया, सिग्नल देने के लिए कि छोड़ दे। टेबल पर खाना हेवनली था। आज फ्रेंच फूड थीम था। ऑनियन सूप, फायर ब्रॉइल्ड चीज के साथ बीफ और टोस्टेड गार्लिक ब्रेड, फ्लेमिचर विद चीज और वेजिटेबल्स, बीफ बर्गिनियन और भी बहुत कुछ। हर रात ऐसा खाना बने तो अनन्या अब कभी लेट नहीं आएगी। जो भी बोलो, शिवांश ने नॉनशलेंटली कहा, हल्की स्मर्क के साथ। अनन्या इम्प्रेस्ड थी। उसने ईगो स्ट्रोक्ड किया। शिवांश ने चेयर खींचकर उसके लिए सेट किया। उसने सिट किया। फिर शिवांश ने बटलर का रोल स्टील कर उसे जेंटली पुश किया, चीक पर पैक, और फिर अक्रॉस टेबल बैठ गया। मुझे राइस बोल चाहिए, अनन्या ने मैड को कहा। यस माम, फ्रेंच फूड के साथ राइस? शिवांश ने हंसते हुए कहा। राइस कभी गलत नहीं हो सकता, अनन्या ने टीज किया। स्पून उठाए। स्मॉल पेंटिंग और सीनिक लेक ने उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ाई। एंसेस्टर्स प्राउड होते, शिवांश ने मजाक में कहा। उसने फ्लेमिचे उठाया और खुशी खुशी खाया। सैलड, काले नट्स और चॉप्ड फ्रूट उसके अगले बाइट में। मैं पहले से ही प्राउड हूं, उसने हैप्पीली कहा। शिवांश के वर्ड्स पेटी थे, पर डिशेस बिल्कुल हॉट थे। गार्लिक बटर और रोजमेरी स्कॉलप्स परफेक्शन में। अनन्या ने शिवांश को देखा, पॉइज्ड और ग्रेसफुल, लेकिन मैस्कुलिनिटी की हैवी ऑरा भी थी। अनन्या इतने बिजी थी कि मेड ने राइस बोल लाकर दिया। शिवांश ने हेड उठाया। अनन्या तुरंत नजरें घुमा ली, जैसे नॉटी कॉट हुई हो। चैप्टर 288, मास्टर और सर्वेंट। जैसे ही डेजर्ट सर्व किया गया, जो वही मिल्क पुडिंग थी जिसे अनन्या पहले जलाने में सफल हुई थी, घर के हाउसकीपर ने एक मध्यम आकार का कार्डबोर्ड बॉक्स लेकर प्रवेश किया। मैडम, आज सुबह ये हमारे घर पहुंचा। इसके ऊपर आपका नाम लिखा है, लेकिन कोई रिटर्न एड्रेस नहीं है। अनन्या ने हैरानी से देखा कि यह बॉक्स उनकी सुरक्षा से कैसे गुजर गया। आमतौर पर हर पैकेज को इंटेंसिवली चेक किया जाता था ताकि कोई भी नुकसानदेह वस्तु घर में न आए। उसका ध्यान तुरंत शिवांश मल्होत्रा की ओर गया, जो किचन में पीछे खड़े थे। वो मिल्क पुडिंग के ऊपर छोटी पुदीने की पत्तियां रख रहे थे। विशाल हाथ और नाजुक मिंट। ये दृश्य देखकर अनन्या का चेहरा लाल हो गया। उसकी दिमाग में एक गंदा ख्याल चक्कर लगाने लगा, जिसे रोकने के लिए उसने सिर झटका और अपने गाल थपथपाए। मुझे दिखाओ। अनन्या ने बॉक्स उठाया और पास में रखा ब्रेड काटने वाला चाकू उठाया। उसने टेप काटा और बॉक्स खोला और देखा कि अंदर एक और छोटा बॉक्स था। छोटे बॉक्स में स्काई ब्लू पोल्का डॉट डिजाइन था। उसे देखकर अनन्या ने सोचा, है, जिसने भी भेजा उसे मेरा पसंदीदा रंग पता था। जैसे ही उसने रिबन खोला, उसके सामने चिप्स, कैंडी और चॉकलेट्स रखी हुई थी। थर्ड बॉक्स उसके हाथ से गिर गया। अनन्या का चेहरा पीला पड़ गया। उसके घुटने टूट गए और वो जमीन पर गिर पड़ी, कांपते हुए। उसकी प्यूपल्स फैल गईं। कानों में घंटी सी बजने लगी और वो अपने शरीर को कसकर पकड़े रही। शिवांश ने जैसे ही अपनी पुडिंग पर मिंट रखी, अचानक यह आवाज सुनी और कंफ्यूजन में सिर उठा लिया। उसने अनन्या को जमीन पर देखते ही तुरंत अपनी बाहों में उठा लिया। क्या हुआ माय लव? उसने चिंता में पूछा। उसका हाथ उसके कंधों पर रखा और हल्का हिलाया। अनन्या ने तुरंत उसके पास क्लिंग किया।
उसका शरीर कांप रहा था, सांसें जल्दी जल्दी हो रही थी। बॉक्स, उसने धीरे से कहा। उसकी उंगलियां शिवांश के कार्डिगन की हेमलाइन को पकड़ रही थी। कौन जानता है? अनन्या ने फुसफुसाया। समर्थ सिंह, वही जिसने पहले मेरे लिए स्नैक्स छिपाकर रखे थे। उन्होंने इन्हें उसी ऑर्डर में रखा है जैसे हमने पहली बार मिलकर तय किया था। शिवांश का चेहरा गंभीर हो गया। ये घर अब सुरक्षित नहीं रहा। हम मूव करेंगे, उसने निर्णय लिया। अनन्या ने उसकी बात मानते हुए उसकी गर्दन को कसकर पकड़ा और धीरे से सिर हिलाया। शिवांश ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसका सुरक्षा सुनिश्चित किया। हर दिन वो उसे काम पर ले जाएगा और फिर उसे पिकअप करेगा। उसके चारों ओर हमेशा कम से कम 20 लोग रहेंगे। उसकी सुरक्षा अब उसकी प्राथमिकता थी। थोड़ी देर बाद अनन्या की सांसें स्थिर हो गईं। छोटे छोटे पफ्स ऑफ एयर उसके चेहरे के पास थे। शिवांश ने उसे धीरे से बेड पर रखा और ब्लैंकेट्स में टक किया। उसने उसके लिए पिलोज ठीक किए और सुनिश्चित किया कि वो पूरी तरह आरामदायक है। उसके हाथ भी ब्लैंकेट्स के ऊपर रख दिए ताकि वो सफोकेट ना हो। शिवांश स्टडी जाने ही वाला था, लेकिन अनन्या की सीरीन फेस को देखकर वो वहीं बैठ गया। वो उसके हाथों को छू रहा था, उसका बैग उसके हाथ पर था। फिर उसने एक आदमी को फोन किया जिससे वो लंबे समय से नहीं मिला था। दोस्ती और ब्रदरहुड अभी भी मजबूत थे। देश के दूसरी तरफ एक आदमी अपने बिस्तर पर पड़ा था, स्टमक डाउन, फेस पिलो में छुपा। उसकी आर्म्स वॉर्मर्स के कर्वी बैक्स पर थी। उसकी आंखें फोन की रिंगटोन में फ्लिकर हुई। आई बेंड माई नीज टू द कीपर्स ऑफ हेल, टू द किंग हु आई प्ली फॉर मर्सी। शिवांश ने फिर फोन उठाया। उसकी टोन कड़क और डार्क थी। युवराज प्रताप सिंह उठ बैठा, फोन उठाते हुए। बास्टर्ड, तुमने मुझे इंतजार कराया, शिवांश ने ग्राउल किया। वेल, गुड इवनिंग टू यू एज वेल, युवराज ने लेजी ड्रॉल में कहा। गेट अप, आई हैव अ टास्क फॉर यू, शिवांश ने आदेश दिया। युवराज तुरंत जाग गया। उनके बीच मास्टर सर्वेंट की हायरार्की हमेशा बनी रही थी, चाहे दोस्ती कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। चैप्टर 289, ताजा भाप में बने बन। क्या टास्क है? युवराज प्रताप ने क्यूरियोसिटी में पूछा, हाथ अपने मैसी बालों में फेंकते हुए। जब एक महिला ने टीजिंग जेस्चर किया तो वह अपने नेकेड रूप में उठ खड़ा हुआ और प्रेसिडेंशियल स्वीट के बाहर काउंटर की ओर गया, जो किसी और की नहीं बल्कि ओब्रॉय कॉर्पोरेशन की संपत्ति थी। उसे मानना पड़ा, इन होटल्स में हमेशा बेस्ट हॉस्पिटैलिटी, सिक्योरिटी और सर्विसेज मिलती थी। ओब्रॉयज की बात याद आए। शिवांश मल्होत्रा की नई लव अनन्या थी, जो रूमर थी कि जोरावर ओब्रॉय की बड़ी इनहेरिटेंस और पोजीशन की सबसे लाइकली एयर होगी। वो उस वुमन की भी करीबी फ्रेंड थी, जिसकी फेस युवराज के दिमाग में दिन रात घूमती रहती थी। सिर्फ उसका ख्याल ही उसका दिल तोड़ देता था। और वो स्वैगर करता हुआ रशियन वोडका के सिलेक्शन की ओर बढ़ा। स्कोप आउट हाई सिक्योरिटी हाउसेस। युवराज प्रताप लगभग वोडका की स्कल बॉटल गिरा देता। क्या उसके बॉस ने सच में उसे अंडरवर्ल्ड का एक एसएस क्लास असैसिन घर ढूंढने का काम दिया? ओह बॉस, आपके सेक्रेटरी, व्हाट वाज हिज नेम? रजत, या फिर जो भी हो, उसे ये काम बेहतर आता। वो दूसरे टास्क संभाल रहा है। युवराज प्रताप ने ऑब्जेक्शन के लिए मुंह खोला, लेकिन शिवांश ने पहले ही फोन रख दिया था। उसने इरिटेट होकर ग्रोन किया। बॉयज को मजा आएगा एसएस क्लास असैसिन को रियल एस्टेट एजेंट का काम देते हुए। उसने स्कॉफ किया और बर्निंग हार्ड लिकर सीधी बॉटल से गटक ली। शिवांश ने चार्जिंग कॉर्ड फोन में लगाया और नाइट स्टैंड पर रख दिया। वो वापस अनन्या की ओर मुड़ा, जो अब भी साउंड अस्लीप थी। उसका फ्रिजिड और ग्लेशियल एक्सप्रेशन सॉफन हुआ जब उसने देखा कि अनन्या अपने स्लीप में उसके पास इंच क्लोजर हुई थी। उसने जेंटली उसके चीक्स रब किए और एक लविंग किस उनके मार्शमेलो जैसे सरफेस पर दिया। गुड नाइट माय लव, उसने विस्पर किया। ब्लैंकेट्स के अंदर गया। अनन्या ने अचानक अपनी पोजीशन बदली और अपनी बैक उसकी ओर करके कर्ल हो गई। शिवांश हंसा और उसे जेंटली पुल किया, अपने आर्म्स में केच करते हुए। अनन्या ने थोड़ा प्रोटेस्ट किया, लेकिन अंत में उसे पसंद आया और उसने धीरे धीरे पीछे स्लिप किया। शिवशी, उसने स्लीप में मुंह मुरझाया, शिवांश को सरप्राइज करते हुए। हाँ माय लव, उसने बैठकर देखा, लेकिन उसकी आंखें अब भी जेंटली क्लोज थीं। ब्राउज थोड़े फरो थे। वो डीप स्लीप में थी। शिवशी, शिवशी, शिवांश का क्यूरियस एक्सप्रेशन बदल गया। वो फेमिलियर निकनेम सुनकर हैरान रह गया। क्या वो अपनी पास्ट याद कर रही थी? उसने देखा कि उसके लिप्स मूव कर रहे थे, जैसे किसी से बात कर रही हो, लेकिन कोई साउंड नहीं आ रही थी। ड्रीमलैंड अनन्या जहां भी देखती, सिर्फ थिक व्हाइट फॉग दिखाई देता। वो चलती रही, लेकिन पता नहीं कहां जा रही थी। इवेंचुअली वो एक फजी पोर्टल पर पहुंची। बेटर देख पाने पर पता चला कि यह ब्लरी गार्डन था। अजीब कारणों से उसे डेजा वो महसूस हुआ। उसने जंप किया जब लाइट पिंक में कुछ तेजी से उसके सामने डैश किया। वो पोर्टल के पास गई और ब्लिंक किया। उसने देखा कि वो उसी गार्डन में थी। उसके पैर जमीन में रूटेड थे। आगे बढ़ना मुश्किल था। एक छोटी लड़की उसके पास से दौड़ी, स्ट्रॉ हैट हाथ में लेकर। हैट पर अडोरेबल रिबन था, हल्के पिंक ड्रेस में। उसके फीचर्स पोर्सिलेन डॉल जैसे थे। अनन्या ने तुरंत पहचान लिया, यह उसकी यंगर सेल्फ थी। उस ब्राइट आइड इनोसेंट चाइल्ड को देखकर उसका हाथ तैर हो गया। ये सब तब हुआ होगा जब वो सोसाइटी से करप्ट नहीं हुई थी। शिवशी,
छोटी लड़की एक्साइटेडली नाम पुकारी, मजे से टंबल करते हुए। उसे उम्मीद थी कि ग्लूमिंग बॉय पैरासोल के नीचे बैठा होगा, लेकिन वो कहीं नहीं था। छोटी लड़की की खुश स्माइल स्लिप हुई। वो कहाँ गई? हमेशा यहाँ रहती थी, रेन हो या शाइन। शिवशी, उसने कंफ्यूजडली पुकारा। अनन्या की हार्ट जंप हुई जब उसने आई कांटेक्ट किया और छोटी लड़की सीधे उसकी ओर दौड़ी। वो उससे टकराई नहीं, बल्कि डैश करके आगे चली गई। शिवशी, तुम कहाँ हो? छोटी लड़की स्ट्रॉ हैट को करीब खींचते हुए रोने लगी। तुमने आज मुझे कुछ बताने का प्रॉमिस किया था। उसने पास की पेबल को किक किया और स्निफ किया। वो गार्डन डोर्स की ओर दौड़ी, लेकिन वो लॉक्ड था। अनन्या ने हेड टिल्ट किया। शिवशी, यह निकनेम लग रहा था शिवांश के लिए, लेकिन फिर भी हो सकता है कोई और। अजीब था कि वो शिवांश को अपनी यूथ में जानती थी, क्योंकि उसकी कोई मेमोरी नहीं थी। तभी श्रिल वॉइस ने क्लियरिंग तोड़ दी। अनन्या, वापस आओ। लिटिल वेंच, मैंने कहा था कि मेरे बिना मत भागना। सवीटर ओब्रॉय एंग्रीली चीखी, नॉटी छोटी लड़की की तरफ। डैम, ये उसके नए जिमी चूज थे, और अब व्हाइट शूज ग्रास और सॉइल से स्टेन हो रहे थे। छोटी अनन्या मदर की एंग्री वॉइस से स्टिफ हो गई। वो सडनली वापस चली, लेकिन स्लो थी। अगली ही सेकंड में सवीटर ओब्रॉय ने जोर से उसकी स्टबी हैंड्स पकड़ ली। ओह मॉमी, हर्ट कर रही हो? छोटी लड़की चीखी। शट अप, मैंने कहा था मत भागो, और तुमने क्या किया? एग्जैक्ट ऑपोजिट। मैंने कितनी ट्रबल की तुम्हें रखने में, और तुम मेरी स्ट्रेस क्यों बढ़ाती हो? ये मेरे नए शूज है। सविता ओब्रॉय रैम्बल करने लगी। यूजलेस, यूजलेस। पियानो टीचर से भागी? मैडम मल्होत्रा ने अच्छा फ्रेंड इंट्रोड्यूस कराया और तुमने एम्बैरस किया। बट मैं शिवशी को देखना चाहती थी। छोटी लड़की स्निफ करते हुए स्टंबल की। ओह, घुटने स्क्रेप हुए। लेकिन सविता ओब्रॉय को फर्क नहीं पड़ा। वो चाइल्ड को ड्रैग करती रही। ग्रास के रफनेस से चोटें लग रही थी। आई हेट चिल्ड्रन, सो अननोइंग। उसने हिस किया। आई एम सॉरी मॉमी। छोटी लड़की हेड ड्रॉप कर रही थी। यूजलेस, यूजलेस। पियानो टीचर से भागी? मैडम मल्होत्रा ने अच्छा फ्रेंड इंट्रोड्यूस कराया और तुमने एम्बैरस किया। बट मैं शिवशी को देखना चाहती थी। छोटी लड़की स्निफ करते हुए स्टंबल की। ओह, घुटने स्क्रेप हुए। लेकिन सविता ओब्रॉय को फर्क नहीं पड़ा। वो चाइल्ड को ड्रैग करती रही। ग्रास के रफनेस से चोटें लग रही थी। आई हेट चिल्ड्रन, सो अननोइंग। उसने हिस किया। आई एम सॉरी मॉमी। छोटी लड़की हेड ड्रॉप कर रही थी। आंसू उसके चीक से बह रहे थे, जैसे फ्रेशली स्टीम्ड बंस। कोई उसे वाइप नहीं करता, एक्सेप्ट शिवशी। एम मॉमी, शिवशी कहाँ है? उसने आज मुझे मिलने का प्रॉमिस किया था। सवीटर ओब्रॉय साइलेंट हो गई। वो हमेशा इरिटेशन फील करती थी कि यह गर्ल इतनी आर्टिकुलेट थी। उसे टाइटल्स अनॉय करते थे, और वो चाहती थी कि अनन्या कुछ और से नोन हो। उसने माउथ क्लोज किया, टीथ ग्राइंड किए। मॉर्निंग में नोटिफिकेशन मिला था कि इस पूरे इंसिडेंट पर चुप रहना, और क्योंकि इंस्ट्रक्शंस पावर वाले थे, वो अब्लाइज कर रही थी। मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है। उसने लाई किया। छोटी लड़की फ्राउंड। बट मैंने सोचा अडल्ट सब जानते हैं। वेल, वे नहीं जानते। अब चुप रहो और बात मत करो, वरना मैं फिर मारूंगी। देखो, ये स्क्रैचेस और कट्स तेरे लेग्स पर है। सवीटर ओब्रॉय स्काउल कर रही थी। ड्रेस और लेग्स का क्या हुआ? वेल, तुम थोड़ा जोर से खींच रही थी। पक। लाउड स्लैप गार्डन में गूंजी। छोटी लड़की बटेक्स पर गिरी, चीक होल्ड करते हुए। टीयर्स बह रही थी, लेकिन उसने क्राई सप्रेस की। टॉकिंग बैक के बारे में क्या कहा? तुम्हें ब्लेम करूं कि तुमने ज्यादा जोर खींचा? सोचती हो ये स्क्रेप्स बन जाए? सवीटर ओब्रॉय चीखी, फेस रेड होकर। वेट अंटिल योर फादर गेट्स होम। उसने ग्राउल किया। चाइल्ड को उठाकर बाहर ड्रैग किया और कार में डाल दिया। फिर हाई लग्जरी कार में बैठी। ड्राइव बैक टू मेन मैंशन। ड्राइवर ने नोट किया। रियरव्यू मिरर में यंग मिस का ध्यान रखा। लिटिल गर्ल की टाइनी हेड हमेशा विजिबल थी। ड्राइवर का हार्ट एक हुआ। ब्राइट एंड चेयरफुल चाइल्ड, उसकी पेरेंट्स हॉरेबल थे। वंडर किया, कब ये लाइट फेड होगी। वर्डलेसली का चला। चैप्टर 290। मौत को लुभाना। अनन्या की आंखें अचानक खुल गईं। ऐसा अजीब सपना। शिवशी, वो कौन था? वो याद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन कहीं भी कोई स्मृति नहीं मिली। जितना ज्यादा वो सोचती, उसका सिर और दर्द करने लगता। उसके हाथ अपने सिर पर चले गए, जैसे दिमाग ने हार मान ली हो। क्या सपना देखा? अनन्या डर के मारे ऑलमोस्ट चीखने वाली थी, लेकिन कान के पास फेमिलियर विस्पर गूंजी। उसने देखा कि शिवांश उसके पास खड़े हैं। धीरे धीरे उसे राहत मिली। तुमने डराया मुझे, उसने धीमे से कहा। सच में? उसने पेशेंस के साथ कहा। उसकी तेज आंखों में इमोशंस भरे हुए थे, सिर्फ उसके लिए। तो क्या सपना देखा? मैं? ओ, उसने सिर के बगल पर हाथ रखा, हेडेक से दर्द महसूस करते हुए। मैं नहीं, याद नहीं कर सकती। शिवांश ने उसकी फोरहेड पर हल्का सा हाथ रखा। वो जानना चाहता था कि क्या अनन्या को कुछ याद आया, लेकिन उसकी हेल्थ ज्यादा महत्वपूर्ण थी। ठीक है, इतना मत सोचो, चलो अब आराम करते हैं। उसने धीरे से उसे बेड पर लेटने में मदद की। फिर उसने अपने आर्म्स में लपेटकर उसे सोने की कोशिश की। उम्मीद थी कि शायद वो फिर से उसी ड्रीमलैंड में जा पाए, और यह केवल सपना न होकर उसकी खोई हुई यादों की झलक हो।
अगले कुछ दिनों तक अनन्या नया घर मूव और डेकोरेट करने में व्यस्त रही। उसे ये जगह पसंद आई। शिवांश के पुराने एम्प्टी मैंशन की तरह ग्लूमी नहीं था। नया घर मॉडर्न और हाई टेक था, लेकिन वार्म भी था। अनन्या ने घर को लाइवली बनाने की कोशिश की। फ्लावर वाजेस, छोटे ट्रिंकेट्स, ब्राइट रंग स्कीम, हर चीज इनवाइटिंग थी। गार्ड्स, इलेक्ट्रिक फेंसर्स, स्नाइपर टावर्स, लगता था जैसे देश का लीडर यहां रहता हो। एलन से बार बार आना जाना मुश्किल था, लेकिन अनन्या ने मैनेज किया। लिविंग रूम में लार्ज लेदर काउच और एंटीक रग था। वो फ्रेंच डॉ की ओर गई और व्हाइट कर्टन सेट किए। सनलाइट कमरे में झिलमिलाई। का की आवाज सुनकर वो एंट्रेंस की ओर दौड़ी, लेकिन डॉ बालकनी की ओर नहीं, बल्कि छोटे गार्डन की ओर खुला। अनन्या सोच रही थी कि शायद शिवांश जल्दी आए, लेकिन फ्रंट एंट्रेंस पर पहुंचते ही उसने देखा कि कोई और आदमी आया। व्हाइट नाइट जैसी पर्सनालिटी, रोगिश फीचर्स, प्रोमिनेंट आईब्रोज और स्लाइड्स का फ्रेंडली स्माइल उसकी पर्सनालिटी को और आकर्षक बना रहा था। बॉस कहाँ है? उसने एरी, स्मूथ वॉइस में पूछा। बटलर ने कोट हाथ में लिया। यंग मास्टर अभी रास्ते में है। मैडम घर पर है। द मैडम? उसने रिपीट किया। अनन्या या आइस क्वीन? उसकी स्टर्न और डिस्प्लीज एक्सप्रेशन उसके दिमाग में झलक गई। मैं ही हूं, अनन्या ने म्यूज्ड, टिफनी ब्लू ड्रेस पर हाथ फेरते हुए। परफेक्ट फिट, स्लीव्स एल्बोज तक। युवराज की आंखें सरप्राइज में चमकी। वो लगभग उसके ग्रैंडफादर की तरह लग रही थी। सनलाइट में उसकी आइज गोल्ड जैसी चमक रही थी। उसकी नजरों ने अनन्या को स्कैन किया। फ्लैश लाइक आइस, बोन्स जेड, फेस फेरी लाइक। स्मॉल लाफ के साथ समझ गया कि शिवांश उसे इतना प्यार क्यों करता है। लेडी बॉस बहुत सुंदर थी, अनन्या, है ना? उसने एनलाइटेंड, अम्यूज टोन में कहा। हाथ बढ़ाया। उसने फर्म हैंडशेक दी। और आप? युवराज प्रताप, आपकी सेवा में। उसने हैंड चेस्ट पर फोल्ड किया और ग्रैंड बो किया। प्लेफुल नेचर, ब्रेथ टेकिंग विमेन के सामने। अनन्या ने ब्राउ क्वर्क किया। नाम याद आया। रिया पहले कंप्लेन करती थी। उस नाइट दोनों लेडीज इंटॉक्सिकेटेड थी और हंसी खुशी बातें कर रही थी। युवराज प्रताप ने कार की आवाज सुनी। एम्प्लॉइज बाहर जाकर ग्रीट करने लगे। अनन्या दूर की ओर बढ़ी। युवराज ने लाइटली उसके रिस्ट को पकड़ लिया। जैसे ही मैसिव डॉ खुला, उसने कहा, माय डियर लेडी, अगर आप बिग बॉस से बोर्ड हो जाएं, मेरे आर्म्स हमेशा ओपन है। डेड साइलेंस। सर्वेंट्स शॉक में थे। विंटर एयर रूम में घुसा। आइसिकल सीलिंग से झूल रहे थे। अनन्या ब्लिंक की और सॉफ्ट लाफ निकाली। तुम डेथ कॉटिंग में माहिर हो। आई एम मोर फॉन्ड ऑफ यू। उसने विंक किया। एक्साइटमेंट से भरा। बॉस को टीज करने की मजा। प्रताप, यस बॉस। युवराज एक्साइटेड। मिलियन वॉट स्माइल। ब्लैक रूम नीड्स क्लीनिंग। गो। युवराज फ्राउंड। ये रिएक्शन नहीं था। एक्सपेंसिव, वेल प्रोटेक्टेड हाउस ढूंढा था। लेडी बॉस प्लीज्ड। बस महिला होने का फायदा है, तेज और वुमनहुड पावरफुल वेपन्स, वो सोचता है। लेडी बॉस ने कभी इनका इस्तेमाल नहीं किया। आई वॉज जस्ट एट द ब्लैक रूम आवर्स अगो, स्क्वीकी क्लीन। युवराज चीकली, ओ इज दैट सो? देन गो एंड बिकम लोकेश डॉल। पी पार्डन? युवराज स्क्वीक्ड। लूनेटिक का डॉल? हेल नो। लास्ट टाइम याद आया, ब्राइट कलर्ड रूम, पूरे बॉडी पर बैंडेजेस। मेनियाक चाहता था उसका टॉय वूडू डॉल जैसा दिखे। डोंट मेक मी रिपीट माई सेल्फ। युवराज लाफ के साथ। आई रिमेंबर्ड अनफिनिश्ड मिशन। अगले ही पल फरारी में जंप कर टेल बिटवीन लेग्स ड्रोव ऑफ। चैप्टर 291, मेरा पैसा, तुम्हारा पैसा। उस बेवकूफ से दूर रहो, शिवांश ने धीरे से कहा, और देखते ही देखते अनन्या को अपनी बाहों में उठा लिया। अनन्या एक हल्की चीख के साथ चौंकी। हाथ उसके कंधों पर टिक गए। शिवांश ने उसे हल्के से गोल घुमाया, उसके चेहरे पर चौंकती और हंसती एक्सप्रेशंस के बीच। शी सीम्स इंटरेस्टिंग, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके दिल में हल्का सा एक्साइटमेंट। ये जेस्चर इतना अनयूजुअल और प्लेफुल था कि उसे जैसे किसी रोमांटिक मूवी की सीन में आ गया हो। लेकिन ये नाम रिया के बारे में नहीं है क्या? मुझे लगता है मुझे कहीं जाना पहचाना लग रहा है। शिवांश की एक्सप्रेशन थोड़ी गंभीर हो गई। यस ही डज, बट दैट्स अ स्टोरी फॉर अनदर टाइम। उसके दिमाग में उस दिन की यादें ताज़ा हुई जब उसका सबसे भरोसेमंद असैसिन रिया के सामने खड़ा था। वो दृश्य अजीब और थोड़ी बहुत डिजास्ट्रसली साबित हुआ। अनन्या ने हल्का हम भरी और अपनी आंखें फरारी खड़ी होने की जगह पर टिकाई। उसने मन ही मन तय किया कि बाद में रिया से पूछना चाहिए। मेरी माँ का जन्मदिन अगले हफ्ते है, शिवांश ने कहा। बटर और रोजमरी में परफेक्टली कुक्ड फिले मिनियन काटते हुए उसने केयरफुल स्लाइसेस बनाकर हाफ कट स्टेक अनन्या के प्लेट में स्विच किया। शी वॉन्ट्स अस टू अटेंड, बट ओनली इफ यू वॉन्ट, उसने ध्यान से कहा। अनन्या ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस उसकी आंखों में थॉटफुल ग्लांस डाली। शिवांश ने पढ़ लिया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वो खुद भी इतनी एक्स्ट्रावेगेंट बैंक्वेट में जाना पसंद नहीं करता। अनन्या ने हल्की मुस्कान दी। ठीक है, मैं जाऊंगी। शिवांश ने उसकी आंखों में देखा। आर यू श्योर? डोंट गो जस्ट टू गिव फेस। मैं इरा शर्मा जैसी नहीं बनना चाहती, उसने मन ही मन सोचा। आज तक वो लड़की कपूर मेन मैंशन में कदम नहीं रख पाई थी। आधे खाने के दौरान अनन्या का फोन बज किया। संदेश जोरवार ओब्रॉय से आया।
Grandpa, the annual Rajput auction is in 5 days. Are you attending? अनन्या ने शिवांश की आंखों में देखा। उसका मिस्चिवस स्माइल था। दिल हल्का सा फड़फड़ाया। अन्नू, this is the charity auction? Grumpy grandpa, yes. अन्नू, all right. I'll attend. ये यूएस के लिए एक अच्छा मौका था। ऑक्शन में एंटीक पेंटिंग से लेकर हाई एंड ज्वेलरी तक सब कुछ रखा जाएगा। हमारा रिटायरमेंट होम्स प्रोजेक्ट स्मूथली चल रहा है, शिवांश ने कहा। जब उसने देखा कि अनन्या फोन में व्यस्त थी और रेट्स याद रखना, अनन्या ने टीजिंग स्माइल दी। ऑफ कोर्स, हाउ कुड आई फॉरगेट सच अ डिफीट? शिवांश ने अग्रेसिव टोन में स्टेक चबाया। आओ, डोंट बी ए सो लूजर, अनन्या ने हंसते हुए कहा। माई मनी इज योर मनी, शिवांश ने पेटली कहा। अनन्या ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास रहे, मुझे नहीं चाहिए। वेल, इट्स योर्स नाउ, शिवांश ने हंसते हुए कहा। उसकी हंसी डीप और सूदिंग थी। वो याद कर रहा था कि मैरिज ब्यूरो में अनन्या ने उसका वेल्थ देखकर कैसे चौंकी थी। अब ये सब उसके पास था। नाइट टाइम दिन खत्म होते होते अनन्या शावर लेने गई। शिवांश पहले से ही फ्रेशली शावर्ड बेड पर बैठा था, बुक पढ़ते हुए। अनन्या बेड पर आई और साइड में लेट गई, एक्सपेक्टिंग टू स्लीप। लेकिन शिवांश की प्लान्स अलग थे। उसने धीरे धीरे उसकी आर्म्स और शोल्डर्स पर फिंगरटिप्स ट्रेल करना शुरू किया। उसके स्किन पर जेंटल किसेस और सॉफ्ट कैरेसेस ने अनन्या के अंदर हल्के शिवर्स पैदा किए। फिर उसने अनन्या को पलटा और उनके लिप्स जेंटली कोलाइडेड। उसके आईज वाइडेंड, लेकिन धीरे धीरे क्लोज हो गए, पूरी तरह इमर्स्ड इन वार्मथ। शिवांश ने धीरे धीरे उसके नाइट गाउन की स्ट्रैप्स एडजस्ट की, हैंड्स स्लाइडिंग ओवर हर वेस्ट, इंश्योरिंग एवरी टच जेंटल, टीजिंग और रिस्पेक्टफुल थी। शिवांश, अनन्या सॉफ्टली मोन्ड, क्लिंगिंग टू हिज हेयर, सरेंडरिंग टू हिज टच। He paused, looked into her eyes. Do you want me to stop? Ananya cheeks blush. Eyes meeting his. No, उसने सॉफ्टली विस्पर किया, ट्रस्ट और विलिंगनेस के साथ। शिवांश ने मुस्कुराया और धीरे धीरे, टीजिंगली, ड्रेस को एडजस्ट करते हुए और इंटिमेसी बढ़ाते हुए उनका बॉन्डिंग डीपन किया। हर फिंगर्स क्लच द ब्लैंकेट टाइटली, लेकिन उसके टच में सरेंडर करना ही बचा था। चैप्टर 292, ग्रैब हर बैग्स एंड लीव। शिवांश धीरे धीरे उसकी चेस्ट से स्टमक तक एक जेंटल पाथ बनाते हुए किसेस करने लगा। अनन्या का पूरा शरीर एंटिसिपेशन में टेंस हो गया। उसे अंदर से आग महसूस हुई, एक ऐसी आग जो उसकी वुमनहुड से उठ रही थी। जब उसके रफ कैलिस्ड फिंगर्स उसके इनर थाइस को हल्का छूते, तो वह इनवॉलंटरीली अपनी पीठ को बेड से ऊपर उठा लेती। हर जगह जहां भी उसने टच किया या किस किया, वहां छोटे छोटे टिंगल्स दौड़ने लगे। अचानक उसे कुछ हार्ड ब्रश होता महसूस हुआ और तुरंत गायब हो गया। उसके हेविली हुडेड आइज में एविडेंट पैशन देखकर अनन्या ने समझ लिया कि यह क्या था, और उसके चीक्स और भी लाल हो गए। उसने अचानक गास्प किया जब शिवांश की लिप्स बिना कोई वार्निंग दिए सीधे उसके पेटल्स पर उतरी। उसका सिर पीछे झुका, आइस फ्लटर कर रही थी, और उसकी टंग धीरे धीरे उसके स्लिट्स को ट्रेस करने लगी, पर्ल को सॉफ्ट टीजिंग सर्कल्स में टच कर रही थी। प्लेजर इतना इंटेंस था कि वो खुद को रोक नहीं पाए। उसके लिप्स से लूट साउंड्स निकल रहे थे। उसके फिंगर्स इनर थाइस पर टीजिंग कर रहे थे। शिवांश ने लो ग्राउल किया उसके सुनते ही, और फिर लिप्स को फिर से पर्ल पर लैच किया, सकिंग और टीजिंग, जिससे अनन्या के स्वीट क्राइज और भी लाउड हो गए। वेट उसने मोन किया जब उसकी टंग उसकी इंटीमेट एरिया को एक्सप्लोर कर रही थी, हर इंच को ध्यान से टच करते हुए। फिर उसने हेड उठाकर उसकी आंखों में देखा। शिवांश लगातार उसे देख रहा था। उसकी डार्क आइज में टेंडर लव, एब्सोल्यूट डिवोशन और डेंजरस लस्ट झलक रही थी। उसके अंदर एक बिल्डिंग सेंसेशन थी जो लगातार पेस पकड़ रही थी। उसके मसल्स टाइटन हुए, प्लेजर पीक तक बढ़ा, और फिर क्लाइमैक्स आया। शिवांश, वो अपनी बैक आर्च करती हुई चीखी, प्लेजर की वेव्स उसके पूरे शरीर में दौड़ती हुई। उसकी बॉडी शडर कर रही थी और वो बेड पर कोलैप्स हो गई, चेस्ट रैपिडली ब्रीदिंग। शिवांश ने उसकी एग्जॉस्शन को देखकर धीरे से मूव किया। उसने हॉट टॉवल लिया और उसकी टी शर्ट लेकर आया। ले बैक डाउन माई लव, उसने कू किया। अनन्या ओबीडियंटली लेट गई और उसने धीरे धीरे उसकी बॉडी वाइप की, इंश्योरिंग कंफर्ट। शिवांश, उसकी आवाज एग्जॉस्शन और गिल्ट से भरी थी। यस, उसने ध्यान से पूछा, ब्लैंकेट जेंटली उठाते हुए। उसके आर्म्स उसके हिप्स पर रख दिए। अनन्या ने नर्वसली फिंगर्स इंटरट्वाइन किए। आई एम नॉट व्हाट, उसने पूछा, करेसिंग हर आर्म और हेयर प्ले करते हुए। आई एम नॉट अ वर्जिन, उसने सॉफ्टली विस्पर किया। शिवांश चुप हो गया। ये टॉपिक सडन था, लेकिन उसने कामली अप्रोच करने का प्लान बनाया। अनन्या की एंग्जाइटी बढ़ी, उसकी आर्म्स लूसन हो गई और उसने ओवरथिंक करना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में हल्का डर झलक रहा था। शिवांश ने उसकी सटल हेजिटेशन देखी और उसे उठने ही नहीं दिया। वेयर आर यू गोइंग, उसका वॉइस ग्रफ था, जैसे थोड़ी इरिटेशन भी थी। मैं बस पानी लेने जा रही थी, उसने झूठ बोला। दरअसल ग्रैब हर बैग्स एंड लीव करने का प्लान था। शिवांश ने धीरे धीरे उसकी वेस्ट पकड़ ली। हु टुक इट? आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। व्हाई? अनन्या ने घूमकर उसकी आंखों में देख लिया। हेट और फ्रस्ट्रेशन मिक्स्ड। यूड किल हिम। शिवांश ने हल्की मुस्कान दी, नोइंग हर सो वेल। नेवर।
एंड पिग्स फ्लाई, उसने टीज टोन में रिप्लाई किया। वीव हैड दिस कॉन्वर्सेशन बिफोर, माई लव। इफ यू चक इट इन द एयर, इट विल, उसने कामली कहा, टीजिंगली। अनन्या ने घूरते हुए देखा। इतनी सीरियस बात पर भी वो अपनी टीजिंग छोड़ने को तैयार नहीं था। चैप्टर 293, सेटिंग द बार टू हाई, सिली लिटिल थिंग, शिवांश ने फुसफुसाया। अनन्या को अपनी बाहों में खींचते हुए उसके बालों पर हल्का सा चुंबन दिया। मुझे ऐसी छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं है। ये 21वीं सदी है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम अब भी वर्जिन हो। उसकी मुस्कान इतनी कोमल और प्लेफुल थी कि अनन्या की हैरानी और साफ झलक गई। उसके होंठ थोड़े खुले, आंखें चौड़ी, जैसे उसने कोई अजीब सी बात कह दी हो। तुम नाराज नहीं हो? उसने धीरे से पूछा, थोड़ा डरते हुए। उसे लगा था कि वो गुस्से में एक्सप्लोड करेगा, कुछ हाश बोलेगा या फिर नफरत भरी नजरों से देखेगा, लेकिन शिवांश बिल्कुल शांत था। वो कुछ पल उसे देखता रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला। पहले पल में गुस्सा आया था। उसने उसके बालों को हल्के हाथों से पीछे किया और उसका चेहरा थाम लिया। लेकिन फिर समझ में आया, ये चाहना खुदगर्जी है। जब मैं खुद वो नहीं हूं तो किसी और से उम्मीद क्यों रखूं? अनन्या ने गहरी सांस ली, जैसे किसी ने उसके सीने से कोई भारी बोझ उतार दिया हो। उसके चेहरे पर शांति थी और दिल में एक अजीब सी सुरक्षा की भावना। उसे लगा जैसे वो उसके लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित ठिकाना है। वैसे भी, शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब कितनी बेवकूफी की बातें हैं। आज की जनरेशन अलग सोचती है, पुराने जमाने की ये बातें अब मायने नहीं रखती। अनन्या ने डिसबिलीफ में उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, तुम बाकी लड़कों के लिए स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा कर रहे हो। शिवांश का चेहरा अचानक गहरा हो गया। उसकी आंखों में एक हल्का सा अंधेरा उतर आया। बाकी लड़के? उसकी आवाज धीमी लेकिन खतरनाक थी, जैसे किसी और के बारे में सोचने का ख्याल भी उसे बर्दाश्त न हो। वो बेचारे अकेले और उदास मछलियां जो अब तक अपनी जोड़ी तलाश रही है, अनन्या ने मजाक में कहा, बिना ये जाने कि उसकी आंखों में ठंडक उतर आई है। अगर किसी ने मेरी चीज पर नजर डाली तो समुद्र में कोई मछली बचेगी ही नहीं। वो गुर्राया और उसे अपने पास खींच लिया। अनन्या ने अपने पैरों पर उठकर उसके दोनों गालों पर हल्के से थपथपाया। हमेशा इतने पॉसेसिव थे या ये आदत मेरे बाद आए? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम ज्यादा सोच लेते हो। तुम्हारे बाद? उसने धीमे स्वर में कहा। जब तक याद है, किसी ने कभी मेरी चीज पर हक नहीं जताया। लेकिन तुम, वो रुक गया। उसकी आंखें उसके चेहरे पर टिकी। तुमने सब बदल दिया। अनन्या के होठों पर मुस्कान आई। उसने उसकी आंखों में चमक देखी और हंसकर बोली, तो अब थोड़ा बदलना बंद करो, क्योंकि मैं कहीं नहीं जा रही। शिवांश ने उसे अपने सीने से कसकर लगा लिया। उसका चेहरा उसके दिल के पास था और वो स्टेडी धड़कन सुनाई दे रही थी। वो धड़कन जो अब उसकी पूरी दुनिया थी। अगले दिन मल्होत्रा एंटरप्राइज बॉस जिसने बॉक्स डिलीवर किया था, उसे पकड़ लिया गया है, लेकिन आज सुबह उसने जेल में साइनाइड खाकर खुदकुशी कर ली, रजत ने रिपोर्ट दी। शिवांश कुछ पल तक चुप रहा। अगर उसके पास साइनाइड था तो मतलब मौत का अंदेशा उसे पहले से था। वो ट्रेंड आदमी था, कोई मामूली डिलीवरी बॉय नहीं। रैट खत्म हुआ? उसने ठंडे स्वर में पूछा। सबसे दर्दनाक तरीके से, रजत ने जवाब दिया। अंदर से किसी ने मदद की थी, लेकिन अब वो भी नहीं बचा। ब्लॉग बनाए रखो, शिवांश ने आदेश दिया, और किसी चालाक रिश्तेदार को भी शामिल करो। अनन्या के परिवार के फोन और कॉल्स ब्लॉक करना अब उसके लिए रूटीन बन चुका था, खासकर उन लोगों का जो उसकी सफलता से जलते थे। बोर्ड मीटिंग एलन, मीटिंग खत्म, अनन्या ने कहा। उसकी आवाज में अथॉरिटी थी। रूम में सन्नाटा छा गया। कई चेहरों पर परेशानी साफ दिख रही थी। कुछ लोग उसकी सख्तियों के आदी नहीं थे। साहिल की लापरवाह चाल अब यहां नहीं चलने वाली थी। ऋतिक ने ठंडी नजरों से सबको देखा। सभी डायरेक्टर्स ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे झुक गए। अनन्या कमरे से बाहर निकली। चेहरा शांत, लेकिन आंखों में गुस्सा और नियंत्रण दोनों थे। ऋतिक उसके पीछे आया, हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज लिए। इन सबको निकाल दो, उसने धीरे से कहा। ऋतिक ने कागज खोला और ऑलमोस्ट चौंक पड़ा। ये तो 90% हॉर्ज है। ओह, गलती हो गई। अनन्या ने दूसरा स्लिप दिया। 99%? सिर्फ एक को रखना है। ऋतिक की आवाज कांप गई। हाँ, उसने सहजता से कहा। सिर्फ वही महिला डायरेक्टर रहेगी जो लेट 20s में है। बाकी सब निकम्मे हैं, लोभी, आलसी और बिना नेतृत्व के। शेयर होल्डर्स से मंजूरी ले लो। वो मुड़ी और जाते जाते बोली, इंटरव्यू शुरू करवाओ। तुम्हें अब नए असिस्टेंट्स और सेक्रेटरीज चाहिए। तुम अब वीपी हो। सारे रिज्यूम्स 2000 से ज्यादा है। ऋतिक ने ऑलमोस्ट घबरा कर कहा। ग्रुप इंटरव्यूज आसान रहेगा, अनन्या ने कंधे उचका कर कहा और अपने ऑफिस का दरवाजा बंद कर दिया। ऋतिक वहीं खड़ा रह गया, समझ गया कि आने वाले कुछ दिन उसके लिए नर्क जैसे होने वाले हैं। चैप्टर 294, वन नाइट स्टैंड्स। आज का काम अनन्या के लिए जल्दी खत्म हुआ। उसने अपने दिन का सारा पेपरवर्क निपटा दिया। चूंकि उसके पास कुछ खाली घंटे थे, वो सिरुलेन वाटर पैविलियंस की ओर गई ताकि रिया की जांच कर सके, लेकिन रिया वहां नहीं मिली। कॉल करने पर पता चला कि वो अभी अपने स्टूडियो में अपनी अगली फैशन लाइन डिजाइन कर रही थी। इसलिए अनन्या ने स्टूडियो की ओर कदम बढ़ाए।
ये जगह उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अनन्या ने अपनी सनग्लासेस हटा दी और सिटी के किनारे स्थित उस छोटी सी और सरल बिल्डिंग को देखा। ये 5 स्टोरीज हाई थी और छत से फूलों के बगीचे का दृश्य दिखता था, जो अक्सर टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र रहता था। उसे समझ आया कि रिया ने ये जगह क्यों चुनी। बाएं तरफ फूलों का बगीचा और दाएं तरफ शांत समुद्र का दृश्य, एक परफेक्ट हार्मनी। बिल्डिंग बाहर से व्हाइट रंग में रंगी हुई थी। नीचे एक छोटा सा कैफे था, जहां लोकल्स आते थे। कॉफी की खुशबू दूर तक फैली थी। छोटे काले चेयर्स और टेबल्स फ्रंट में लगे थे, जिससे विंटेज मिनिमलिस्ट लुक मिल रहा था। छोटे पॉट्स में पौधे रंगीन स्प्लैश दे रहे थे। चौथे फ्लोर की बड़ी खिड़की से स्टूडियो दिखता था, लेकिन ऊंचाई इतनी थी कि ज्यादा लोग अंदर क्या हो रहा है नहीं देख पाते, और कर्टन्स हमेशा ड्रॉन रहते थे। अनन्या ने टेक्स्ट चेक किया। रिया का स्टूडियो कुल 3 फ्लोर्स में फैला था। उसने कैफे में जाकर अपने लिए अमेरिकानो लिया और रिया के लिए एक्स्ट्रा स्वीट कैरमल लैटे खरीदा। फिर ऊपर चली गई। पेस्टल रंग के दूर के सामने पहुंचकर उसने कॉफी कप्स टेबल पर रखे और पासकोड डालकर स्टूडियो में प्रवेश किया। अंदर पहुंचते ही उसने रिया को ओकवुड टेबल पर देखा। वो खड़ी होकर टेबल पर झुकी हुई थी, हाथ तेज गति से ड्राइंग कर रहा था। वाह, सच में जीनियस को काम करते देखना कमाल है, अनन्या ने टीज किया। दूर बंद किया और ड्रिंक्स और पर्स संभालते हुए आगे बढ़ी। अरे ऐसा मत करो, जैसे तुमने मुझे कभी काम करते देखा हो। स्कूल में मैं डेस्क पर बस सोने के लिए बैठती थी। रिया हंसी और पेंसिल रख दी। हाँ याद है, क्लास प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे हमेशा तुम्हें रेप्रिमांड करना पड़ता था। तुम्हारे ठीक सामने बैठना और टीचर के परफेक्ट व्यू में सो जाना भी मजेदार था। अनन्या ने आंखें घुमाई। टीचर को फ्री शो मिल गया, जिसे उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरे ग्लोरी डेज में लोग मर जाते अगर मुझे देखने का मौका मिलता, रिया ने हंसते हुए कहा। हाँ, ड्रूलिंग करते हुए तुम्हारा मजा लेते हुए, अनन्या ने स्नॉट किया और कॉफी सीप ली। वो देख रही थी कि रिया जिम क्लोथ्स के डिजाइन कर रही थी। मैं ड्रूल नहीं करती, रिया ने आर्ग्यूड किया, भले ही एक बार स्लीव गीली हुई थी। हाँ ठीक है, अनन्या मुस्कुराई, रोल्ड अप कैनवस पेपर डॉज करते हुए। टॉपिक चेंज कर सकते हैं? रिया पाउटेड। ठीक है। अनन्या ने अमेरिकानो सीप लिया और स्टूडियो को देखा। पसंदीदा दोस्त से प्रेस पाने के लिए रिया ने अनन्या को गले लगाया। अन्नू, मैंने स्टूडियो खुद क्लीन किया। महीने में 5 बार ऑर्गेनाइज करती हूँ। प्राउड होना? वाओ, फाइनली ग्रोन अप। ऑफ कोर्स प्राउड, अनन्या ने हंसते हुए कहा। उसने सोफा और कॉफी टेबल की ओर देखा। विंडो के पास उसने कर्टन्स थोड़ी खोली और सनलाइट आने दी। सही है, शुरुआत में टायरिंग था, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि हर चीज कहाँ है, इसलिए मैं खुद क्लीन करती हूँ। अगर कोई और करता तो मेरी अरेजेस या नोटबुक्स मिसप्लेस्ड हो जाते। डिजास्टर होता, रिया ने बैबल किया। कैरमल लैटे कॉफी टेबल पर रखा और टर्कवॉइस काउच पर बैठ गई। येलो कंफर्टर और मैचिंग पिलोज पर प्रिंट्स थे, बेबी चिक्स इन एग्स। तो अन्नू, आज क्यों आए? अनन्या ने अमेरिकानो सीप लिया और टेबल पर रखा। वो रिया के पास बैठी और फेस किया। एक्चुअली संडे ब्रंच के लिए मैं पूछना चाहती थी, साथ चलोगी? ब्रंच ही टेक्स्ट से पूछ सकती थी, लेकिन हाँ चलूंगी। रिया खुश हुई। हाँ, और एक और बात डिस्कस करनी थी। मैं जानती थी कि तुमने पहले उसका मेंशन किया था, पर हम ड्रंकन थे तो याद नहीं। युवराज से तुम्हारा क्या रिलेशन है? अनन्या ने पूछा। रिया का चेयरफुल फेस सावर हो गया। उसके बारे में क्या? तुम कैसे जानते हो? उसने मेरे बारे में पूछा? नहीं, उसने नहीं। अगर उसने पूछा होता तो मैं फाइफे से कहती कि उसे नेक्स्ट टाइम थरली मार दे। युवराज प्रॉमिस था कि मुझे इग्नोर करेगा, पर पता होना चाहिए था। कभी प्रॉमिसेस पूरा नहीं करता, रिया ने क्विकली कट किया। अनन्या ने पॉज नोटिस किया। तुम लोग हमेशा क्या करते थे? कुछ नहीं, चिंता मत करो। ब्रंच टॉपिक पे लौटते हैं। ले रोश अच्छा है या बेलो वॉर्ड में मेंबरशिप है? टॉपिक चेंज मत करो। सच बताओ, तुम लोग हमेशा क्या करते थे? अनन्या ने पूछ लिया। वेट, क्या तुम लोग अक्सर एक नाइट स्टैंड टाइप होते थे? क्या? नहीं अन्नू, युवराज के पास मेरी जान पर हाथ डालता अगर ऐसा होता। रिया हॉरिफाइड एक्सप्रेशन। हम सिर्फ बहुत आयु करते थे, कपल फाइट्स टाइप। अनन्या की आंखें वाइड हो गई। तुम लोग डेट करते थे? मुझे कैसे पता नहीं चला? बात मत करो, वो मिस्टेक है जिसे भूलना चाहती हूँ। समझ गई। वेट, क्या यही रीजन है कि तुम सीरियस रिलेशनशिप रिफ्यूज करती हो? रिया कैरमल लैटे खत्म कर गई और अमेरिकानो भी। रम चाहिए अभी, उसने विस्पर किया। सोबर नहीं कर सकती? वेल, ड्रंक और स्टूपिड बन सकते हैं, अनन्या ने कहा। देखा एक बार डाउन द स्ट्रीट। चले 5 बजे आफ्टरनून में अल्कोहल? पागल हो, कम से कम सुबह 10 बजे नहीं? जैसा मैं करती थी। अनन्या ने आइज रोल किया। तुमने ड्रिंकिंग क्विट नहीं किया? हाँ, बस तुम्हें देखना चाहती थी और रेंट सुनना। अनन्या ने वॉलेट रखा। युवराज के बारे में एक दिन बताओगी? रिया नेल्स देख रही थी, जैसे दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग चीज। मे बी, पर आज नहीं। चैप्टर 295। लोनली संडे की सुबह, जल्दी सुबह, जब टॉप फ्लोर पर बस कुछ ही लोग थे, अनन्या प्राइवेट एलिवेटर से बाहर निकली। आज बिल्डिंग में काफी क्वाइट थी, क्योंकि कई लोगों का ऑफ डे था। लेकिन नए एम्प्लॉइज लोअर फ्लोर्स पर आए थे।
अनन्या पर्पस के साथ कंपनी में आई थी। वो हृतिक के ऑफिस की ओर चली, चेहरे पर मिस्चीवियस स्माइल। उसने पीली समर ड्रेस पहनी थी जो कमर तक स्नग थी और नीचे की ओर फ्लो कर रही थी। यह एंकल्स के 2-3 इंच ऊपर खत्म होती थी और उसने अपने ज्वेलरी बॉक्स से स्टार मून एंकलेट पहना था। हाल ही में छोटे छोटे एक्सेसरीज यहाँ वहाँ मिल रहे थे। वो जानती थी कि इसका कल्प्रिट कौन है। युवराज हमेशा सीक्रेटली गिफ्ट्स देता था ताकि वो तुरंत रिजेक्ट न कर सके। उसने दरवाजा नॉक किए बिना ओपन किया, जिससे हृतिक सरप्राइज हो गया। उसके हाथ एयर में जंप कर गए और हेड जल्दी ऊपर उठी, ऑलमोस्ट विप्लैश जैसी स्थिति। गुड मॉर्निंग बॉस, हृतिक कॉशियस टोन में बोला। नेक्स्ट टाइम दूर थोड़ा जेंटल ओपन करोगी, हार्ट अटैक न लगे। बस तुम्हें अलर्ट रखने की कोशिश कर रही हूं। अनन्या टीज करते हुए ऑफिस में घुसी। मैरीगोल्ड ड्रेस फ्लटर कर रही थी। उसने देखा कि उसने गेज डाइवर्ट किया। लिप्स पर ग्रिन आया। हाँ पता है, ऑफिस अटायर के लिए ठीक नहीं है। हृतिक हल्का ब्लश लेकर क्लियर हिज थ्रोट। बॉस को बैडमाउथ करना कभी नहीं सोचा। हाँ, और कल स्नोफॉल होगा। अनन्या ने आइज रोल की और बैग रख दिया। खैर, ऑफिस अटायर नहीं इसलिए पहनी क्योंकि आज रुकने का प्लान नहीं है। उसने डेस्क के एज तक जाकर लैपटॉप क्लोज कर दिया। बॉस, मेरी नेक्स्ट वेंसडे की प्रेजेंटेशन टुडे और टुमारो का काम ऑलरेडी फिनिश किया? हाँ, पर तो फिर तुम्हारे पास मेरे साथ ब्रेकफास्ट करने का टाइम है। अनन्या ने उसका हाथ पकड़कर खड़ा किया और रिलक्टेंट आदमी को बाहर खींचा। पर बॉस, नेक्स्ट वेंसडे की प्रेजेंटेशन ट्यूसडे तक वेट कर सकती है मिस्टर वर्कहॉलिक। अनन्या ने विंक किया। और बॉस होने के नाते मैं तुम्हें एक दिन स्लैक करने की परमिशन देती हूँ। स्लैक करने का ऑप्शन नहीं, सक्स टू सक। उसने श्रग किया और प्राइवेट एलिवेटर में खींच लिया। हृतिक अपने सल्किंग और डिस्प्लेजर को हाइड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अच्छा नहीं कर रहा था। उसके आईज स्टॉमी थे और लिप्स थिन लाइन में थे। ऐसा है, तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बोनस दूंगी। अकेले खाना लोनली होता है। अब तो 11 हो गए, ब्रंच कहा जाएगा। उसने स्नॉट किया, सूट एडजस्ट करते हुए। अनन्या ने एब्सेंट माइंडेडली नोट किया। मील ही तो है। हृतिक स्पीचलेस रह गया, शेमलेस बॉस देखकर। यस है, उसने ब्रेथ में कहा। हृतिक की आंखें वाइडन हुई जब वो बेलेवार्ड के वेल डेकोरेटेड डॉ स्टेप्स पर पहुंचा। काला डॉ, टिंटेड विंडो और सिर्फ रेस्टोरेंट का नाम, बिना मेंबरशिप। एंट्री नियरली इम्पॉसिबल। ओनर बहुत वेल कनेक्टेड था। मेंबरशिप पैसे या फेम से नहीं मिलती। थोड़ी भी इंटरेस्ट दिखाओ, एंट्रेंस 0। अनन्या ने ब्लैक कार्ड निकाला, बिल्कुल लिमिटलेस क्रेडिट कार्ड जैसा, बस ब्लैक और सिल्वर में लिखा डायमंड मेंबर अनन्या ओब्रॉय। डॉ ओपन किया, हृतिक के अंदर जाने तक इंतजार किया। विंटेज एलिवेटर में बोर्ड किया और दूर खुलते ही सबकी नजरें उन पर। टॉप सोशलाइट्स, एलीट्स, गॉसिपर्स सीक्रेट स्क्रूटनी कर रहे थे। वेलकम टू बेलेवार्ड, मेंबरशिप दिखाएंगे? होस्ट ने पूछा एक्सेंट के साथ। अनन्या ने साइलेंटली कार्ड दिया और हृतिक की ओर देखा। उसके एक्सप्रेशनलेस फेस ने शोल्डर्स रिलैक्स करवा दिए। होस्ट की आइज वाइडन हुई। जल्दी से मैनेजर बटन दबाया। एक आदमी परफेक्ट ग्रे सूट में आगे आया। मिस ओब्रॉय, बता देती तो मैं पर्सनली ग्रीट करता, तनश चावला ने एस्टोनिशमेंट में कहा। ओब्रॉय फैमिली की रेपुटेशन देखकर सोशलाइट्स ने हिडन स्टेयर्स रोक दिए। बहुत ज्यादा होगा, अनन्या ने मुस्कुराया। तनिष ब्रदर्स वर्ल्ड रिनाउंड रेस्टोरेंट मैनेजर्स थे। ओब्रॉयज के साथ ऑलवेज अच्छे रिलेशनशिप। वेल, ओनली बेस्ट ट्रीटमेंट सूटेबल फॉर यू, तनिष चावला ने स्मूथ लाफ किया। परफेक्ट टेबल ऑलरेडी अरेंज्ड है एक्चुअली। फ्रेंड बुक प्राइवेट रूम, अनन्या ने विस्पर किया। तनिष चावला ने रिकॉग्निशन दिखाते हुए नोट किया। सॉरी, इमीडिएटली गाइड करती हूँ। उसने रूट चेंज किया और प्राइवेट रूम की ओर डायरेक्टेड किया। अध्याय 296। बंधक। रविवार की हल्की धूप कमरे की दीवारों पर सुनहरी परछाइयां बिखेर रही थी। अनन्या ने मुस्कुराते हुए हृतिक की ओर देखा और बोली, आप 2 मिनट बाद अंदर आइएगा। ठीक है। हृतिक ने भौहें सिकोड़ ली। 2 मिनट बाद? उसने सामने की ब्लैक स्लाइडिंग डोर को देखा, जिसकी इंट्रिकेट डिजाइन किसी महल के दरवाजे जैसी लग रही थी, जैसे बकिंगम पैलेस का कोई सीक्रेट एंट्री हो। शो, उसने झिझकते हुए कहा। अनन्या ने उसकी उलझन पर मुस्कुरा कर कहा, परफेक्ट, मैं पहले जाती हूँ। वो दरवाजा बस एक दरार भर खोलकर अंदर चली गई और पीछे से धीरे से बंद कर दिया। अंदर रिया पहले से ही ग्रेडियंट कॉफी का तीसरा ग्लास पीने की तैयारी में थी। सुबह सुबह ही चीक्स पर हल्की लालिमा थी, कैफीन और थोड़ी सी ममोसा का असर। हे, मैं सोच रही थी तुम कहाँ रह गई। पूरे 10 मिनट लेट हो, अनन्या ने टीजिंग टोन में कहा, और इन 10 मिनटों में तुमने खुद को एंटरटेन करने का तरीका ढूंढ लिया। आई सी। रिया ने ग्लास की तरफ हाथ बढ़ाया, पर तभी अनन्या ने उसे छीन लिया। हे, मैं खत्म करने ही वाली थी। इतनी सुबह नशे में धुत होना कोई अचीवमेंट नहीं है, अनन्या ने ममोसर एक तरफ रखते हुए कहा और मुस्कुरा दी। उसी वक्त दरवाजा फिर से स्लाइड हुआ। अंदर आया एक लंबा, प्रभावशाली शख्स। रिया की आंखें फैल गईं। वाह, उसने मन ही मन कहा। चेहरा इतना परफेक्ट था जैसे किसी लक्जरी मैगजीन के कवर से उतर कर आया हो। पर जब दिमाग ने रियलिटी पकड़ी, मुस्कान जम गई। एक्सक्यूज मी, आप कौन हैं? रॉन्ग रूम है, बाहर जाइए। उसके लहजे में ठंडक थी,
पर अथॉरिटी अनमिस्टेकेबल। ऋतिक भी कुछ पल चुप रहा। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ रिया कपूर मिलेगी, वही सुपरमॉडल जो अचानक गायब हो गई थी, पूरे फैशन वर्ल्ड को शॉक देकर। ये यहाँ क्या कर रही है, उसने मन ही मन सोचा। क्या ये कोई प्रैंक है? ब्लाइंड डेट? अब जब सब आ गए हैं, अनन्या ने खांसते हुए दोनों की नजरें अपनी ओर खींची। चलो बैठते हैं और ब्रंच ऑर्डर करते हैं। दोनों ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे किसी पागल साइंटिस्ट को देख रहे हों। मुझे याद है उनका टोस्ट मेन्यू अमेजिंग है, स्मोक्ड सैमन, चाइव्स, हनी टमेटोज। मुझे अचानक याद आया, ऋतिक ने बीच में टोका। आज ऑफिस में क्लाइंट आने वाला है। वो दूर की ओर बढ़ा, पर हैंडल हिला भी नहीं। लॉक्ड। सॉरी, अनन्या ने मिस्चिवस मुस्कान के साथ कहा। अब ब्रंच खत्म होने तक कोई बाहर नहीं जा सकता। उसने चाबियां उंगलियों में झुलाई और आराम से बैठ गई। अनु, ये क्या कर रही हो? रिया ने भौहें चढ़ाई। ऋतिक की आंखों से उसकी आंखें मिली और तुरंत हट गईं। कुछ अजीब सी बेचैनी थी जो उसने खुद भी नोटिस की। ब्लाइंड डेट सेट कर रही हूं, अनन्या ने हंसते हुए कहा। और क्या लग रहा है, ब्लाइंड डेट? तुम पागल हो क्या? रिया लगभग चीख उठी। पागल? ये बात तो तुम बहुत पहले एस्टैब्लिश कर चुकी हो। अनन्या ने मेन्यू बंद किया और उसकी ओर मुस्कुराई। मैं गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढ रहा, ऋतिक ने सख्त लहजे में कहा। ऑफ कोर्स ढूंढ रहे हो, अनन्या ने कैजुअल अंदाज में जवाब दिया। 27 साल के हो, 2 एक्स गर्लफ्रेंड्स और उसके बाद पूरा डेजर्ट, रोमांटिक लाइफ जीरो। फिर उसने रिया की तरफ देखा और जोड़ा, पे बैक हर्ट्स। हाँ, रिया का चेहरा पल भर को बदल गया। उसे समझ आ गया, ये सब बदला है। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाह रही थी। अकेले लग रहे थे तुम, और अब मुझे दया आती है तुम्हारी हालत पर। अनन्या का जवाब ठंडा, ऑलमोस्ट मोनोटोन था। अब बैठो और कुछ ऑर्डर करो। मुझे सच में भूख लगी है, ऋतिक ने बेमन से कहा। दरवाजा बंद है। वेटर अंदर कैसे आएगा? वो, अनन्या ने दीवार पर बने छोटे से विंडो की ओर इशारा किया। वहीं से आएगा। मैंने तनश चावले को टेक्स्ट कर दिया है। चेहरे पर वही विकट स्माइल थी, जैसे कोई मास्टरमाइंड अपने प्लान पर गर्व कर रही हो। अब सिविलाइज्ड बनो और बैठ जाओ। उसने चेयर्स की तरफ इशारा किया, जैसे किसी नौटी बच्चे को डांट रही हो। रिया का पेट अब बागी बन चुका था। वो बिना बोले कुर्सी खींचकर बैठ गई। ऋतिक ने भी अनिच्छा से फॉलो किया। आखिर क्रेजी अन्नू के सामने कौन जीत सकता था? कुछ देर तक सिर्फ प्लेट्स की खनखनाहट सुनाई दी। अनन्या ने फोन उठाकर मैसेज भेजा। थोड़ी देर बाद विंडो पर हल्की नॉक हुई। खाना आ गया था। ऑलराइट, उसने कहा। अब खेलते हैं 20 सवाल। बस फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर लिखा, ग्रैंडफादर कॉलिंग। अरे, उसने जल्दी से पर्स उठाया, की निकाली और दूर की ओर भागी। एक ही पल में दरवाजा अनलॉक हुआ। उसने फोन उठाया और बाहर निकल गई। पीछे से दूर धड़ाम। रिया और ऋतिक चौंक गए। वो दोनों अब भी अंदर बंद थे। विंडो से झांकती अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, ग्रैंडफादर का कॉल जल्दी उठाना पड़ता है। तब तक सिविलाइज्ड बात करना और मेरी याद ज्यादा मत करना। हे, हमें बाहर निकालो। बम। विंडो स्लाइड होकर बंद हो गई। अनन्या हॉलवे में गायब हो गई, लास्ट रिंग उठाते हुए। अध्याय 297। ओ डियर अनन्या ओब्रॉय ने अपने दादाजी जोरावर ओब्रॉय का कॉल उठाया। यह एक छोटी सी बातचीत थी, बस ये कंफर्म करने के लिए कि वो कल की ऑक्शन में आएंगी या नहीं। कॉल खत्म होते ही अनन्या ने भौहें सिकोड़ ली। सोमवार की रात को इतनी बड़ी ऑक्शन, उसने खुद से कहा, जब ज्यादातर लोग काम से थके हुए होते हैं। फिर तुरंत मुस्कुरा दी, पर वहां तो सोस, CFOs और वाइस प्रेसिडेंट्स होंगे। इन लोगों के लिए टाइमिंग कोई इशू नहीं। उसने हल्का साय लिया और सोचा, शायद अब प्राइवेट रूम में वापस जाना चाहिए। ऋतिक थोड़े चुप रहने वाले लगते हैं। अगर बात शुरू न की तो माहौल ऑकवर्ड हो जाएगा। धीरे से वो छोटे विंडो पैनल की ओर बढ़ी और झांकने लगी। अंदर से रिया की डिस्टिंक्ट बबली हंसी गूंज रही थी, वही हंसी जो किसी भी जगह को रोशन कर देती थी। अनन्या ने थोड़ा और झुककर देखा। ऋतिक अब मुस्कुरा रहे थे, शांत, सहज मुस्कान। वो ध्यान से रिया की बातें सुन रहे थे, भले ही हाथ में नाइफ और फॉर्क से ब्रेकफास्ट कीश काट रहे थे। शायद इम्प्रेस्ड है, अनन्या ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा। चलो अच्छा है, उसने मन में कहा। अगर रिया को साइलेंट टाइप पसंद ना आया तो अनिरुद्ध राजपूत हमेशा एक विकल्प रहेगा। वो दोनों पोटेंशियल लवबर्ड्स को डिस्टर्ब किए बिना हॉलवे में आगे बढ़ी। पास खड़े गार्ड्स उसकी ओर स्ट्रेट हो गए। अनन्या ने बस उंगली से इशारा किया और सब उसके पीछे हो लिए। उसे देखकर वो खुद ही हंस दी। जोरावर और शिवांश दोनों ने पूरे बटालियन भेज दिया है, वो बुदबुदाई। खैर, दोनों की पहली और आखिरी प्रायोरिटी मेरी सिक्योरिटी ही तो है। कुछ देर बाद एक डिस्क्रीट ब्लैक कार कर्ब पर आकर रुकी। प्राइवेट शोफर तुरंत बाहर निकला और दूर खोल दिया। अनन्या फोन में इतनी डूबी हुई थी कि उसने ड्राइवर को देखा तक नहीं। वो अंदर बैठी लेदर सीट पर कंफर्टेबली फैलते हुए स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स देखने लगी। कुछ नई कंपनियों में निवेश को लेकर वो खुद से डिबेट कर रही थी। तभी उसे लगा कि टेम्परेचर अचानक गिर गया है। उसने कांपते हुए कहा, एक्ट थोड़ी लो कर दो ना। ड्राइवर ने मिरर में देखा और घबराते हुए बोला, लेडी बॉस, एक्ट तो ऑन ही नहीं है, तो फिर इतनी ठंड क्यों लग रही है? अनन्या ने सिर नीचे रखते हुए कहा,
हीटर चालू करो। अगले ही पल एक बड़ी मजबूत हथेली ने उसका फोन छीना और पैसेंजर सीट पर फेंक दिया। पार्टीशन ऊपर चला गया और सामने बैठा शख्स साफ दिखाई देने लगा। क्या? ओ डियर, अनन्या ने सांस रोकी। सामने बैठे थे शिवांश मल्होत्रा, लेग्स क्रॉस किए और आंखों में खौलता हुआ गुस्सा। वाइफी, अनन्या ने हिचकिचाते हुए मुस्कुराया और हाथ आगे बढ़ाया। काम डाउन, शिवांश ने उसका हाथ झटक दिया। टच मत करो। आवाज ठंडी थी, पर हर शब्द में वार्निंग छिपी थी। इतनी देर फोन में क्या करती रहती हो? मुझे नहीं पता था कि आप कार में हैं, अनन्या ने जल्दी से कहा। अगर पता होता तो फोन तो पहले ही फेंक देती, जैसे आपने किया, उसने झूठ बोला, होपिंग कि उसका गुस्सा कुछ कम हो जाए। शिवांश की नजरें कुछ पल को नर्म पड़ी। अनन्या ने मौके का फायदा उठाया। वह झट से उसकी गोद में आ बैठी और उसकी गर्दन में बाहें डाल दी। इतने वार्म और नाइस लग रहे हो, वो बोली, उसकी चेस्ट पर सिर टिकाते हुए। शिवांश चुप रहे। कोई यूजुअल हग नहीं मिला। अब हग भी नहीं दोगे? वो प्लेफुल अंदाज में बोली, बाहें ढीली छोड़ते हुए। शिवांश ने उसकी कमर पकड़कर फिर अपनी ओर खींच लिया। अगर मुझे खुश रखना है तो बाहें वहीं रखो। आवाज धीमी थी पर आदेश भरी। अनन्या मुस्कुरा दी। उसने सिर उसके कंधे पर रख दिया, बिल्कुल एक कुआ की तरह उससे चिपक कर। अगर इतनी ठंड थी तो ये ड्रेस क्यों पहनी? शिवांश ने हल्के अनोयंस के साथ कहा। लुक्स ग्रेट, लेकिन जल्दी ठंड लगती है। अनन्या ने बस होंठ भींच लिए। असल में ठंड उस कमरे में नहीं थी, वो तो शिवांश की आंखों में थी। का स्टार्ट करो, उसने धीरे से कहा, नेक में सिर दबाते हुए। शिवांश उसके कर्ल्स के सिरों से खेलने लगे। घर वापस चलो, उन्होंने रोहित को आदेश दिया। कार चल पड़ी। आपको काम नहीं था क्या? वो हम करते हुए बोली, उसके क्रिस्प ब्लैक सूट की खुशबू में खोई हुई। रिपोर्ट्स लेने गया था, शिवांश ने सहजता से झूठ बोला। असल में वो सुबह से ही ये सुनिश्चित कर रहे थे कि अनन्या हर जगह सुरक्षित रहे। अब ऑफिस वापस जाओगे? अनन्या ने टीजिंग लहजे में पूछा। इतनी जल्दी मुझे घर से भगाना चाहते हो क्या? शिवांश के गंभीर चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई। उसने उसके बाल हल्के से खींचे। आह, बहुत दर्द हुआ, अनन्या ने चिल्लाते हुए शिकायत की। इतना भी नहीं खींचा, शिवांश ने शांत स्वर में कहा और उसके गाल खींच दिए। फिर भी दर्द हुआ। तुमने मेरा बाल ऑलमोस्ट नोच लिया। तुम्हारे पास बहुत सारे बाल है, अनन्या ने झल्लाते हुए कहा। सामने बैठे ड्राइवर रोहित अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। पीछे दोनों प्लेफुल अंदाज में एक दूसरे से उलझे थे, चाइल्डिश, प्यारे और एकदम सुकून भरे। रोहित ने मन ही मन सोचा, काश ये दिन ऐसे ही बने रहें, पर उन्हें क्या पता था, कहानी का अगला मोड़ पहले से ही तैयार था। मल्होत्रा एंटरप्राइज में राजत ने लंबी सांस ली। काश बॉस आज घर पर ही रहते, उसने सोचा। जब भी उनका मूड खराब होता है, ऑफिस का माहौल रणभूमि बन जाता है। शिवांश अब लैपटॉप के सामने थे, चेहरा काम पर निगाहें तेज और सतर्क। बॉस, राजत ने हिचकिचाते हुए कहा, एक बात बतानी भूल गया था। क्या? शिवांश ने बिना देखे टाइप करते हुए पूछा। सिक्योरिटी टीम में जो गार्ड था, वो गलती से फोटोज फोल्डर लेकर हाईएस्ट फ्लोर तक चला गया। शिवांश के उंगलियां कीबोर्ड पर थम गईं। फिर उन्होंने बिना एक्सप्रेशन बदले कहा, इंश्योर करो कि ऐसा फिर कभी ना हो। वाई यस सर। राजत ने सिर झुकाया और जल्दी से बाहर निकल गया और डोर जेंटली क्लोज किया। चैप्टर 298, बेटर सेफ देन सॉरी, राजपूत एनुअल ऑक्शन। ये नाम ही इतना प्रतिष्ठित था कि आम लोगों के लिए इसका दरवाजा खुलना नामुमकिन था। यहां न कोई आउटसाइडर आ सकता था, न पेपराज़ी की लेंस अंदर पहुंच सकती थी। हॉल में हल्की सी गहमागहमी थी, हर कॉन्वर्सेशन में छिपी हुई फेक स्माइल्स, जजिंग आइज और सटल कंपटीशन का माहौल। आज की शाम का केंद्र था एक रेयर मेडिवल पेंटिंग, जिसके बारे में कहा जाता था कि खुद आर के नायर, मशहूर पेंटर, ने भी उसकी प्रशंसा की थी। कलाकार ने कभी अपने नाम का सिग्नेचर नहीं छोड़ा, लेकिन सच्चे आर्ट कॉर्नर्स उसे उसके ब्रश स्ट्रोक से ही पहचान लेते थे। मल्होत्रा और ओब्रॉय परिवारों के सोशलाइट्स, बिजनेसमैन और एलीट शैंपेन ग्लासेस थामे क्राउड में ग्रेसफुली घुलमिल रहे थे। हर किसी के हाथ में अपनी बिडिंग फ्लैग और होठों पर बस उतनी ही मुस्कान जितनी जरूरत थी। बैंक्वेट हॉल रेड और ब्लैक थीम में सजी हुई थी, बीच में उठा हुआ स्टेज, जहां ऑक्शन आइटम्स डिस्प्ले पर रखे थे। भारी रेड वेलवेट कर्टन्स नीचे तक झूल रहे थे ताकि कोई आउटसाइडर झांक न सके। बाहर विस्टेरिया के फूल पूरी तरह खिले हुए थे, हवा में उनकी हल्की सी खुशबू थी। सिक्योरिटी टॉप नॉच थी। मैडम यामिनी राजपूत के भाई पर्सनली अरेंजमेंट देख रहे थे। सोशलाइट्स की नजरें अचानक एक स्टनिंग ट्रियो पर टिक गईं। आयरा शर्मा की एंजेलिक ब्यूटी ने कबीर कपूर को भी थोड़ा कम इंटिमिडेटिंग बना दिया था। उनके पास खड़ी थी अनिका ओब्रॉय, यानी अनन्या की छोटी बहन। उसका पेस्टल ब्लू ईव सैन लॉरेन गाउन, ड्यूई आइज और पॉइज स्माइल उसे इनोसेंस और ग्रेस की परिभाषा बना रहे थे। एनिका को पहले आयरा से कुछ अजीब मैसेजेस मिले थे, लेकिन बाद में उसे समझ आया कि क्वीन ने गलती से किसी रॉन्ग पर्सन को टेक्स्ट भेज दिया था। मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई थी, लेकिन क्यूरियोसिटी अभी भी बाकी थी। तभी दरवाजा खुला और हॉल में इंस्टेंट साइलेंस छा गया। ऑक्शन में आने वाली आइटम्स हमेशा टॉप टियर होती थी। ज्वेलरी, रग्स, पेंटिंग्स, सब प्राइसलेस।
लोग हमेशा ये सोचते थे कि मल्होत्रास और राजपथ इतने रेयर आर्टिफैक्ट्स कैसे एक्वायर कर लेते हैं। फिर भी आज सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी किसी आइटम की नहीं, किसी शख्स की थी। सभी की निगाहें दरवाजे की ओर मुड़ गईं। सबसे पहले आए जोरावर ओबरॉय, स्टील ग्रे 3 पीस सूट में। वो ऐसे अंदर दाखिल हुए जैसे पूरा हॉल उन्हीं का हो। उनके पीछे थी अनन्या ओबरॉय, शानदार रेड इवनिंग गाउन में। शी लुक्ड लाइक शी स्टेप स्ट्रेट आउट ऑफ अ ड्रीम। कमर तक फिटिंग गाउन, नीचे से फ्लेयर और इंट्रिकेट सीक्वेंस डिटेलिंग उसे एक लिविंग गॉडेस की तरह पेश कर रही थी। डैंगलिंग डायमंड इयररिंग्स और कॉन्फिडेंट वॉक ने तो सबकी नजरें थाम ली। एनिका की आंखें बड़ी हो गईं। उसकी बड़ी बहन, जो मां की कॉल्स तक इग्नोर करती थी, अब ग्रैंड एंट्री मार रही थी 20 बॉडीगार्ड्स के साथ। सभी गार्ड्स परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड ब्लैक सूट्स में, जैसे किसी फिल्म की स्पॉइल्ड एरिस की सिक्योरिटी हो। एग्जैक्टली वही है, एनिका ने मन ही मन कहा, बिटनेस के साथ शैंपेन ग्लास कसकर पकड़ते हुए। वो अब भी नहीं भूल पाई थी कि जब उसने अपने पिता जोरावर से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी तो उन्होंने पर्सनल मिलने की बजाय असिस्टेंट्स भेज दिए थे और साफ कह दिया था कि एनिका उनके घर कदम न रखे। अनन्या भी बचपन में तो हमेशा रोती थी, फिर क्यों उसे स्वीकार किया गया और मुझे नहीं? उसके भीतर रिजेंटमेंट उफान पर था। दूसरी ओर दिग्विजय राजपूत ने आगे बढ़कर कहा, इट्स सो गुड टू सी यू अगेन मिस्टर ओबरॉय, और मुस्कुराए। जोरावर ने भी हल्की मुस्कान दी, हालांकि मन में सोचा, विश आई कुड से द सेम। फिर भी उन्होंने प्रोफेशनल नोट के साथ जवाब दिया, लाइकवाइज। यामिनी राजपूत की नजर अनन्या पर पड़ी। बॉडीगार्ड्स की संख्या देखकर उनके चेहरे पर चिंता की एक झलक आई। फिर भी उन्होंने उसे पास बुलाकर एक क्विक हग दिया। अनन्या ने पोलाइट स्माइल के साथ कहा, थैंक यू फॉर द इन्विटेशन। फिर थोड़ा झुककर विस्पर किया, रिया मल्होत्रा अभी सिंगल है और अनिरुद्ध राजपूत के लिए रेडी भी। यामिनी हल्का सा हंसी, बिजनेस कार्ड दो, मैं ये डील जल्दी फिक्स कर दूंगी। अनन्या ने डिस्क्रीटली एक कार्ड निकाला। रिया कुछ समय के लिए शहर में है, वर्चुअली एनी टाइम पॉसिबल। जोरावर ने ये पूरा सीन देखा और मन ही मन मुस्कुराए। ये पोती सच में पेटी है, बिल्कुल मेरी तरह। दिग्विजय राजपूत ने अब अनन्या से कहा, मिस ओबरॉय, सुना है आप अब राइजिंग इन्वेस्टमेंट फर्म एलन की सीईओ है। वो दरअसल चाहते थे कि अनिरुद्ध का इनडायरेक्ट इंट्रोडक्शन हो, लेकिन शिवांश की मौजूदगी इसे थोड़ा रिस्की बना रही थी। अनन्या ने ग्रेसफुल नोट दिया, तो आखिर मुझे डेब्यूइंग बैंक्वेट की जरूरत नहीं पड़ी। उसने मन में सोचा, ठीक है, हैसल से तो बच गई। वो अपने दादा की स्टर्न नजरों को नजरअंदाज करती रही। दिग्विजय ने अपनी बिजनेस कार्ड आगे बढ़ाई, हमारे नए प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन फिनिश हो गया है। रेड रिबन सेरेमनी जल्द होने वाली है, लेकिन एक अग्रीमेंट फॉल थ्रू हो गया। इन्वेस्टमेंट शॉर्ट है, अगर डिस्कस करना चाहें तो प्राइवेट कॉन्टैक्ट करें। अनन्या ने कार्ड लेते हुए प्रोफेशनल मुस्कान दी, लेकिन भीतर सस्पिशन जाग उठा। कुछ तो ऑफ है। उसने तय किया कि हृतिक इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगा। वो हल्के से मुस्कुराई और सोचा, बेटर सेफ देन सॉरी। चैप्टर 299 क्राई हिमसेल्फ टू स्लीप। आयरा शर्मा और एनिका ओबरॉय के आसपास कुछ महिलाएं हल्की बातचीत में जुटी थीं। देखो, रेड पार्लर ग्रैंड पियानो अभी डिस्प्ले पर है, एक महिला ने कहा, चमकदार सफेद पियानो की ओर इशारा करते हुए, जिसके नीचे क्रिम्सन रेड एक्सेंट चमक रहा था। दूसरी मुस्कुराई, एनिका, हमने तुम्हें काफी समय से परफॉर्म करते नहीं देखा, क्यों न आज एक पीस बजा दो? अनिका ओबरॉय के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी, जैसे शांत झील पर उठती नर्म लहरें। मुझे यकीन नहीं है, ये पियानो ऑक्शन के लिए नहीं रखा गया। भले ही रखा गया हो, महिला बोली, लेकिन तुम्हारा परफॉर्मेंस इसकी वैल्यू को और बढ़ा देगा। वर्ल्ड क्लास प्रोडिजी का टच इसे ड्रीम वर्थ ही बना देगा। मैडम यामिनी राजपूत को कोई आपत्ति नहीं होगी। इसी दौरान यामिनी राजपूत खुद अनन्या ओबरॉय को लेकर वहां पहुंची, कुछ वीमेन से इंट्रोड्यूस कराने के लिए। आयरा शर्मा, जो पिछले हफ्ते एग्जॉस्शन से जूझ रही थी, जेन्युइनली एनिका की सूदिंग मेलोडी सुनना चाहती थी। मैडम राजपूत, अगर आप अनुमति दें तो एनिका पियानो बजा सकती हैं? ऑक्शन की शुरुआत के लिए परफेक्ट रहेगा। यामिनी ने थोड़ी झिझक के साथ कबीर कपूर की ओर देखा। उसकी आंखों में आज अजीब सी उदासी थी। उन्होंने हल्का सिर हिलाया, ठीक है, हो सकता है। अनन्या ओबरॉय शांत खड़ी रही। उसकी नजरें बहन पर नहीं, बल्कि आयरा शर्मा की कलाई पर थी, जहां सिल्वर चार्म ब्रेसलेट लटक रहा था। डिजाइन बहुत फेमिलियर लग रहा था। उसने सिर हल्का झुकाया, सोच में पड़ गई। दूसरी ओर कबीर कपूर की नजरें स्टॉमी थी। वो पूरी तरह प्रोटेक्टिव स्टांस में खड़ा था। उसकी नजरें अनन्या पर टिकी थी। अगर जोरावर ओबरॉय वहां मौजूद न होते तो शायद कबीर अपनी इरिटेशन छिपा नहीं पाता, लेकिन अब वह हेड मोनार्क की ग्रैंडडॉटर के सामने कुछ नहीं कह सकता था। एनिका ओबरॉय ने ग्रेसफुल कदमों से स्टेज की ओर बढ़ना शुरू किया। यामिनी राजपूत ने तुरंत स्टाफ को सेटअप के लिए इशारा किया। कुछ ही मिनटों में हॉल की लाइट्स डिम हो गईं और स्पॉटलाइट एनिका पर टिक गई। हर नजर अब उसी पर थी। उसकी चाल, उसके गेस्चर्स, सब कुछ मेस्मराइजिंग था। पहले ही नोट से अनन्या ने पहचान लिया, ये ले कैंपिनेला बाय लिस्ट है, दुनिया के सबसे मुश्किल पियानो पीसेस में से एक।
जेंटल स्टार्ट के बाद मेलोडी तेज टेम्पो में बदल गई, हर बीट, हर जंप फ्लॉलेस थी। ऑडियंस की आंखों में एडमिरेशन झलक रही थी। थोड़ी ही देर में पूरा हॉल खड़ा हो गया, अपलॉस थंडर की तरह गूंज उठा। वाओ, जीनियस एट वर्क, जनरेशन की सबसे बेहतरीन पियानिस्ट। मैडम सवीटर ओब्रॉय को अपनी बेटी पर गर्व होगा, ब्यूटी और टैलेंट दोनों साथ। अब समझ में आता है क्यों अखिलेश उसे ट्रेजर करते हैं। अनन्या ओब्रॉय अपनी छोटी बहन को देखकर जेन्युइनली इम्प्रेस थी। उसे याद आया कैसे बचपन में एनिका छोटे से कुशन पर बैठकर सिम्फनीज बजाती थी। जोरावर ओब्रॉय ने हल्के स्वर में कहा, अगर तुम उसे माफ करने की सोच रही हो तो मत करना। उस चाइल्ड ने मिस्ट्रेस का साइड चुना था। अनन्या ने विस्पर में जवाब दिया, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज बट एनिमीज क्लोजर। मैं माफ करने की सोच भी नहीं रही। आर यू श्योर? ऑफ कोर्स, उसने हाथ पीछे बांधते हुए और चिन ऊंचा रखते हुए कहा। मैं कभी इतनी नाइस नहीं रही कि फॉरगिव कर पाऊं। वो अपनी सीट की ओर मुड़ी, काम एक्सप्रेशन के साथ। चलो ऑक्शन जल्दी खत्म कर लेते हैं, मैं थक गई हूं। जोरावर ने एक लंबी सांस ली। रिलीफ या फटीग अनन्या तय नहीं कर पाए। वो पहले अपने ग्रैंडफादर को आराम से बैठाती है, फिर खुद उनके बगल में बैठ जाती है। स्टेज पर दिग्विजय राजपूत आए और माइक संभाला। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की चैरिटी डिनर ऑक्शन में आने के लिए धन्यवाद। निंग चैरिटी के लिए हर कंट्रीब्यूशन सराहनीय है। सभी प्रोसीड्स थर्ड वर्ल्ड बच्चों की स्कूलिंग में डोनेट किए जाएंगे। क्राउड में तालियां गूंजी, लेकिन अनन्या थोड़ा जोन्ड आउट थी। 5 मिनट बाद उसने ग्लास उठाया, बाकी सब वाइन ले रहे थे। उसने लेमन वाटर चुना। ग्रैंडफादर की हल्की स्निगरिंग आई। क्या है? उसने पूछा। लेमन वाटर कैसी है? फैंटास्टिक, थैंक्स, उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा। प्रॉमिस कीप किया? हाँ, उसने कहा। कन्फेशन के बाद से अल्कोहल नहीं छुआ। जोरावर ने गिलास टकराया। थोड़ा हेल्दी ड्रिंक करना ठीक है, मुझे सिर्फ तब गुस्सा आएगा जब तुम ड्रंकन मेस बनोगी, अनन्या ने टीजिंग टोन में कहा। वाइन के केस में खुद को रोकना मुश्किल है, जोरावर ने भौहें उठाईं। अगर इडियट बनना है तो तभी करो जब वो रास्कल पास हो। रास्कल मतलब शिवांश मल्होत्रा? हु एल्स? अनन्या ने धीरे से हंसी। ग्रैंडफादर, क्या आप उस पर इतना भरोसा करते हैं? हाँ, अभी तक ग्रैंडचाइल्ड नहीं देखा, इसलिए भरोसा करता हूं, अनन्या ने प्लेफुल एक्सप्रेशन के साथ कहा। अगर मैं कहूं कि मैं बच्चे नहीं चाहती, देन अडॉप्ट वन, जोरावर ने ठंडे स्वर में कहा। ब्लड मैटर नहीं करता, बस एक बच्चा चाहिए खेलने के लिए। अनन्या हल्के से मुस्कुराई और सैलड की ओर बढ़ी। फ्रेंच ऑनियन सूप सामने रखा गया। क्या तुम उस रास्कल के बारे में सोच रही थी? एब्सोल्युटली नॉट, उसने एरी स्वीट लाफ छोड़ी। जोरावर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर उसे पता चला वो खुद रो देगा। अनन्या ने हंसते हुए कहा, मैं तो ये देखने के लिए पैसे दूंगी। दोनों हल्की हंसी में डूब गए, लेकिन दोनों के मन में कहीं न कहीं एक समान डर था कि ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकेगी। चैप्टर 300 गुड फ्रेंड ऑक्शन आखिरकार मील के अंत में शुरू हुई। डिजर्ट प्लेट साफ की जा रही थी, वाइन ग्लासेस में लास्ट पॉज डाले जा रहे थे और हॉल की लाइट्स हल्की डिम कर दी गई ताकि आइडेंटिटीज कुछ हद तक छिप जाएं। हालांकि ये ट्रिक पूरी तरह काम नहीं कर रही थी, क्योंकि क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट सबकी आंखों में साफ झलक रही थी। स्टेज पर एक स्टनिंग वुमन बॉडी टाइट रूबी रेड गाउन में आए, अनाउंसर के साथ। स्पॉटलाइट में उसकी प्रेजेंस ऑलमोस्ट हिप्नोटिक थी। आइटम्स एक एक करके शोकेस किए गए। मेजॉरिटी प्राइसलेस ज्वेलरी पीसेस थे, जिन्हें देखकर विमेन लिटरली गास्प कर रही थी। पर्ल एक्सेसरीज, जेड ब्रेसलेट्स विद गोल्डन फ्लेक्स और रेयर रेड डायमंड्स, हर पीस अपनी कहानी कह रहा था। अनन्या और ओब्रॉय को ये सब अटली पॉइंटलेस लगा। उसने अपनी बिडिंग फ्लैग एक बार भी नहीं उठाई। जोरावर ओब्रॉय भी शांत थे। उनकी दिलचस्पी ज्वेलरी में नहीं, बल्कि रेयर कैलीग्राफी पीसेस और एंटीक स्क्रॉल पेंटिंग्स में थी। उनका टेस्ट रिफाइंड था, उम्र और विरासत की तरह। फिर स्टेज पर एक पियानो रोल किया गया और उसी पल हॉल की हवा बदल गई। अनन्या की सांसें थम गईं। उसकी आंखें उस मेस्मराइजिंग ट्रांसलूसेंट पियानो पर टिक गईं। 2008 में क्राफ्टेड प्योर क्रिस्टल से बना हुआ मास्टरपीस। लाइट के नीचे वो किसी ड्रीम की तरह चमक रहा था। स्टार्टिंग बिड 500,000। बिडिंग शुरू हुई। पहली ही लीड एनिका ओब्रॉय ने ली। काम, पॉइज्ड, कॉन्फिडेंट। फ्लैग आफ्टर फ्लैग, रफ्तार बढ़ती गई। नंबर्स उछलने लगे। 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन, 8 मिलियन। हर बार हॉल में मर्मर्स गूंज उठते। एनिका की स्मूथ वॉइस और कंट्रोल देखकर सब दंग थे। फिर किसी ने कहा 15 मिलियन। अब बैटल सिर्फ 2 लोगों के बीच रह गई, एनिका और एक मिस्टीरियस कंपेटिटर। अनन्या अब तक शांत थी, लेकिन उसके अंदर कुछ जागा। बैंक्वेट के बाद पहली बार उसने अपना फ्लैग उठाया। 30 मिलियन। सन्नाटा, पूरा हॉल जैसे जम गया हो। 30 मिलियन सिर्फ एक पियानो के लिए? जोरावर ओब्रॉय अम्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे देख रहे थे। उनकी ग्रैंडडॉटर इतनी कम्पिटिटिव क्यों थी? एनिका के टीथ ग्रिट हुए। व्हाई डज शी ऑलवेज कम्पीट विद मी? उसके अंदर जलन की लहरें उठी, सेंचुरीज ओल्ड रिजेंटमेंट की तरह गहरी। लेकिन आयरनी ये थी, वो इंटरनली खुश भी थी, क्योंकि जो भी मिसफॉर्चून अनन्या के साथ हुआ था,
वो सब इरा शर्मा की वजह से हुआ था और अनिका को इरा कहीं ज्यादा पसंद थी। आयरा शर्मा ग्रेशियस थी, वार्म थी, सपोर्टिव थी, अनन्या की तरह कॉन्डिसेंडिंग नहीं। अनन्या हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहती थी, जबकि आयरा ने उसे चमकने का मौका दिया। अगली डकलिंग अब सोरिंग स्वॉन बन गई थी। और वैसे भी अनन्या को पियानो की क्या जरूरत, वो प्ले भी नहीं कर सकती थी। 35 मिलियन, एनिका ने कामली कहा। बैक रो से एक मेल वॉइस उठा, डीप, रफ, लेकिन सोफिस्टिकेटेड एक्सेंट के साथ। 50 मिलियन, हॉल में सरसराहट हुई। टोन अथॉरिटी भरी थी, रिच, कॉन्फिडेंट, डेंजरस। अनन्या की फिंगर्स टाइटन हुई। 60 मिलियन, 65 मिलियन, 75 मिलियन, उसका वॉइस शार्प और स्टेडी था। ऑडियंस गास्प्ड। 80 मिलियन, कंपेटिटर की प्लेफुल टोन गूंजी, जैसे ये सब एक गेम हो। अनन्या की आंखें नैरो हुई। 100 मिलियन, हॉल में कलेक्टिव गास्प, वाइन ग्लासेस रुक गए, विस्पर्स फ्रीज हो गए। कंपेटिटर कुछ कहने ही वाला था कि अचानक ज़ोरवर ओब्रॉय ने फ्लैग उठाया। 300 मिलियन, एब्सोल्यूट साइलेंस, सभी स्टंड। अनन्या डिसबिलीफ में। ग्रैंडफादर भी अब पियानो के लिए लड़ रहे थे। कंपेटिटर की स्माइल धीरे धीरे फेड हुई। उसकी आइज डेंजरसली डार्क थी, स्ट्रेट ऑन चाओ मोयाओ, द फॉर्मर कर्नल, लेजेंडरी फॉर हिज आयरन विल। 400 मिलियन, कंपेटिटर ने कहा। आवाज स्टेडी लेकिन एजी थी। जोरवार ओब्रॉय की एम्यूजमेंट गहरी हुई। वह भी पीछे हटने वाले नहीं थे। फनी यू इवन हैव अ लिमिट, उन्होंने काम टोन में कहा। वॉट एवर प्राइस यू कॉल, आई विल टॉप इट, कंपेटिटर बोला। वाई डू यू इवन वॉन्ट द पियानो, ओल्ड मैन? जस्ट फॉर डिस्प्ले? जोरवार ने कामली जवाब दिया, एनीथिंग माई ग्रैंड डॉटर डिजायर्स शी शैल हैव। पूरा हॉल स्टंट था। एक पल को किसी ने सांस तक नहीं ली। अनन्या ने शार्पली ग्रैंडफादर की ओर देखा। वो शायद ही कभी इस तरह उसके लिए बोले थे। कंपेटिटर फिर बोलने ही वाला था कि जोरवर ओब्रॉय ने फाइनल ब्लो मारा। 450 मिलियन, अनाउंसर की बूमिंग वॉइस गूंजी। 450 मिलियन, गोइंग वंस, ट्वाइस, सोल्ड टू मिस्टर जोरवर ओब्रॉय। थंडरस अपलॉज फूट पड़ी। निंग चैरिटी रिप्रेजेंटेटिव्स प्रैक्टिकली ग्लोइंग, क्योंकि टुनाइट्स हाईएस्ट बिड हिस्ट्री में दर्ज होने वाला था। लाइट्स फिर से डिम हुई, लेकिन हॉल अब भी बजिंग था। हर नजर ओब्रॉय फैमिली टेबल की ओर थी। अनन्या क्वाइटली बैठी रही, ग्रैंडफादर की तरफ देखती हुई, पियानो की नहीं, क्योंकि इस बार जो गिफ्ट मिला था वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट नहीं था, बल्कि एक साइलेंट प्रॉमिस भी था। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा स्टोरी को शेयर करें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट करें। कहानी को लाइक देना मत भूलना। कहानी सुनने के लिए आपका दिल से थैंक यू सो मच।